दोस्तों, फेस टू फेस एक क्रांति के रूप में मैं बहुत प्राउड फील करता हूं कि आ गया है। पीपल आर गेटिंग सो मच वैल्यू, इतनी लर्निंग लोगों को मिल रही है कि मुझे भी बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है जब भी मैं कोई भी नया लर्निंग कंटेंट आपके लिए क्रिएट करता हूं। फेस टू फेस का एडवांटेज ये है कि आपको मैं मल्टीपल डायमेंशन देने की कोशिश कर रहा हूं। हम ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं, इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं, और ओवरऑल एज अ stock market participant or as someone who wants to generate long term wealth for himself or herself, face to face एक बहुत important source of right learning, knowledge और wisdom बन चुका है। आज के फेस टू फेस में मेरे साथ जो गेस्ट थे वो बहुत ही ज़बरदस्त है और मैं इतना प्राउड फील कर रहा हूँ, इतना ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ कि उन्होंने एग्री किया कि वो मेरे साथ एक फेस टू फेस कर रहे हैं। और आपके साथ में आज जो शेयर होने वाला है दोस्तों, वो आपका दिमाग को खोल देगा। ये सिर्फ इन्वेस्टिंग की बात नहीं है, ये एक तरीका है जीवन जीने का, ये तरीका है मार्केट में नए लेवल पे जाने का, ये तरीका है अपने आप को तैयार कराने का, और उस तरीके का नाम है विजय केडिया। तो आज के जो फेस टू फेस है वो एक पर्सनालिटी नहीं है, एक जीवन जीने का तरीका है जो आपके साथ में विजय जी खुद शेयर करेंगे। और आपको इतना मज़ा आएगा ये पूरे नॉलेज सेशन में कि आप लास्ट तक रुकना चाहेंगे और पूरी तरीके से इस नॉलेज को ग्रैस्प करना चाहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो दोस्तों, इलन मार्केट्स में फेस टू फेस है जो आपको एम्पावर कर रहा है, और मेरा नाम है विवेक बजाज और काम हम लोग बहुत कर रहे हैं। तो इसी तरह से हमको सपोर्ट करते रहिए और मेरे चैनल में आज फिर से जुड़िए और बेल आइकन को प्रेस करिए। सर, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एकदम, क्या बताऊँ आपको कि आज इतना ज़्यादा आपसे मिलके खुशी हो रही है और लग रहा है कि बस लर्निंग के समंदर में डुबकी मारने वाला हूँ। तो इस एक्साइटमेंट में क्या, मुझे पता है कि जनरली मैं इम्प्रॉम्प्टू करता हूँ तो मुझे पता है मुझसे सही क्वेश्चंस नहीं आएंगे बिकॉज माइंड इज़ नॉट इन माई कंट्रोल। तो मैंने करण को ही बुला लिया। करण मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं 12-13 साल से, एंड ही इज़ अ यंग चैप बट ही हैज़ डन गुड फॉर हिमसेल्फ। तो कुछ क्वेश्चंस वो भी पूछेंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं भी पूछूंगा, और ये बस इन्वेस्टिंग जो जर्नी आपकी ना, उसको मुझे डिकोड करना है, टू गेट इनसाइड योर माइंड और सीखना आपसे। सब पहले ना आपके बारे में ना समझना है कि ये जर्नी आपने जो चालू की ना, आप एक तो कलकत्ता से हैं, तो ये भी मुझे बहुत एक्साइटमेंट दे रहा है कि कलकत्ता से कोई निकल के इतना बड़ा अच्छा काम किया है किसी ने। तो एक बार ये जर्नी ब्रीफ में बताइए ना कि कलकत्ता से आप क्यों निकले और आप बॉम्बे जाके पहला काम आपने क्या किया बॉम्बे जाके। तो पहले तो मेरे लिए भी खुशी का बात है कि कोई कलकत्ते वाला मेरा इंटरव्यू ले रहा है क्योंकि जैसे बोलते हैं ना मातृभूमि, तो ऐसे इंडिया मातृभूमि है, लेकिन ये मातृभूमि की मेरे लिए तो रियल मातृभूमि हो गई क्योंकि यहीं मैंने जन्म लिया है ऑफ कोर्स। और चूंकि ज़िंदगी आप ये समझ लो कि मेरा शुरुआत कलकत्ता एक्सचेंज से हुआ है, तो वो भी आज मेरे हृदय में है। वैसे सेम वही बिल्डिंग और वही हॉल वगैरह सब एकदम आंखों के सामने, और लोग भी जो पुराने जिनको मैं जानता हूँ जी। तो आपका क्वेश्चन क्या था कि क्या शुरुआत हुई? हाँ, कैसे शुरुआत की आप? नहीं, शुरुआत तो ये भी कई जगह बोल चुका हूँ, फिर जी, भी जी। वापस इसको रिपीट कर देता हूँ। शुरुआत तो ऐसे हुई कि जैसे हम लोग कलकत्ता एक्सचेंज में थे और मेरे दादाजी ब्रोकर थे, स्टॉक ब्रोकर थे कोलकाता में। मेरे पिताजी का देहांत जल्दी हो गया जब मैं 14 साल का था और वो 40 साल के थे। तो दादाजी ब्रोकर थे तो लेकिन मेरे को उस समय समझ में आ गया कि अभी अपना लाइफ थोड़ा चेंज हो गया है और मज़ेदार लाइफ होने वाली है, क्योंकि स्ट्रगल में भी मज़ा आता है। और उस समय स्ट्रगल की जो एडवर्सिटी जिसको बोलते हैं, तकलीफ़ें, वो मालूम नहीं थी उस समय, उस एज के अंदर में। ऐसे लगता था कि चलो ये भी एक तरीका है जीने का। तो लेकिन संयोग से जैसे जॉइंट फैमिली में होता, हालत थोड़ी ख़राब थी। और इन द सेंस जैसे जॉइंट फैमिली, कई जगह जॉइंट फैमिली में बहुत अच्छा वातावरण रहता है, कई जगह अच्छा नहीं रहता है। तो अच्छी बात थी, मेरे लिए अच्छा वातावरण नहीं था। तो वहाँ एक बात मेरे को समझ में आ गई थी कि अभी मेरे को जल्दी से जल्दी कुछ न कुछ कमाई कजाई का साधन इकट्ठा करने का, नहीं तो शायद मेरे परिवार का गुजारा नहीं होगा। और हम लोग, मेरी मम्मी और हम लोग 4 भाई बहन हम लोग थे, एक बहन की शादी हो चुकी थी। तो वहाँ से वो समझ में आया, तो मेरे को ये समझ में आया कि हाँ भाई, अभी कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो मेरे को याद आता है जब वो हम लोग में बोलते हैं ना 12 दिन होता है पिताजी का। हाँ। तो उसी समय मैं मेरे दादा के साथ में बैठ कर उनका वो लेजर वेजर उस समय तो सब हाथ से होता है ना, लेकर बैठ गया था कि कुछ ना कुछ सीखने का, करने का। हाँ, हाँ। और लेकिन
मन में ये था कि जैसे सुनता था कि हाँ वो सट्टा वट्टा चलता, कलकत्ता में तो सट्टा ही चलता था। हाँ अपने सब जानते हैं। और मैं सट्टा इन द सेंस जो भी मैंने ट्रेडिंग समझिए, जिसको भी फ्यूचर ऑप्शन, आज फ्यूचर ऑप्शन बोलते हैं जो भी तेजी मंदी चलती थी। हाँ तो मेरा मन में था कि यही बड़ा काम करना। तो मेरे दादाजी के साथ में मैं बैठ के उनके साथ में मॉक ट्रेडिंग करता था। हाँ हाँ तो वहाँ से वो इंटरेस्ट था। तो मॉक ट्रेडिंग में जो करता था तो वो कोई 100-200-500 शेयरों की नहीं करता था, मैं उसमें 10,000 50,000 1 लाख 5 लाख ऐसी क्वान्टिटी की मॉक ट्रेडिंग करता था। तो मेरे दादाजी खुश भी होते थे और बोलते थे पागल है ये तो, और लेकिन उनको शायद अच्छा भी लगता होगा उनको। तो एनीवे वहाँ से शुरुआत हुआ। फिर थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे बड़ा हुआ, फिर वो 19 साल का कुछ हुआ होगा, 18 या 19 का था। फिर एक्सचेंज के अंदर में असिस्टेंट मेंबर जिसको बोलते हैं, आज की भाषा में सब ब्रोकर जो बोलते हैं, तो उसके फिर एक्सचेंज में एप्लीकेशन किया। तो उसमें 21 साल की उसको उम्र थी। हाँ तो प्रेसिडेंट थे बर्धन जी उस समय। तो उन्होंने मेरे पे कुछ सिंपैथी दिखा के मेरे को थोड़ा जल्दी अलाउ किया कि हाँ मैं आ सकता हूँ। तो वो जर्नी वो था, वो कंपल्शन भी था और इंटरेस्ट भी था कि हाँ भाई कुछ तोड़ना फोड़ने का है। तो वो इंटरेस्ट था, तो आप ये समझ लीजिए वहाँ से वो जर्नी शुरुआत हुई। लेकिन फिर वो वहाँ पर जो ट्रेडिंग का ही प्रचलन था, तो ट्रेडिंग वगैरह करता रहा वहाँ पे। उसमें शुरू में पैसे आए भी अपने औकात के हिसाब से, जो भी बेस था वो तो रियलिटी थी। वहाँ तो 1,50,000 नहीं था, वहाँ तो 100-250 500 ऐसे ही था। शुरू में पैसे आए, लेकिन फिर वो घर वाले कोई चाहते नहीं थे, वो बेचारे ब्रोकर थे अच्छे लोग, चाहते नहीं थे कि मैं कोई सट्टा वट्टा करूँ। तो हम लोग अलग हो गए फैमिली से। तो फिर अपना सट्टा वट्टा चालू किया वहाँ पे। तो उसमें शुरू में बिगिनर्स लक जिसको बोलते हैं, उसमें सफलता मिली। हाँ और बाद में बैंड बजने लग गया फिर उसके अंदर में, जो हमेशा ऐसे ही होता है। आज भी लोगों के साथ में यही चीज़ होती है। हाँ जब बाजार में लोग वेलकम करता है, मार्केट जो भी आ जाए, मार्केट सबका स्वागत करता है, हाँ प्यार से करेंगे सबका स्वागत। और उसके बाद में उसी तरह से रुखसत भी करता है, फिर विदाई भी करता है। जब आदमी समझने लग जाता है कि वो इनविंसिबल है, अब उसको कोई अब उसको हरा नहीं सकता। ऐसे मेरे मन में भी आता था कि अपने हाथ में ही आ गया। जहाँ ये समझ में आता है ना अपने हाथ में आ गया मार्केट, वही मार्केट आपको थप्पड़ मार के सीधा कराता है। तो वहाँ से फिर वो चढ़ाव उतार चढ़ाव ऐसे चलता रहा। तो उसमें बॉम्बे का तो ये समझ में आ गया, ये सट्टे में भी अपना जीवन कुछ नहीं है, कोई आने जाने नहीं है। और क्या ऐसा क्या होता है ना, अगर आप सट्टे को भी और फ्यूचर ऑप्शन को भी अगर आप बिजनेस समझकर अगर आप ट्रीट करते हो, कि जैसे मेरे को रोज का कमाने का है फॉर एग्जांपल, या मेरे को घाटे में सौदा घर पे नहीं लेके जाने का है, या मेरे को इतने में काट देने का, माने उसका एक अपना थ्योरी, अपना प्रिंसिपल है उसका, अपना सट्टे का, फ्यूचर ऑप्शन का, ट्रेडिंग का। उसको कोई एकदम उसी पर एकाग्र रहकर अगर उसको फॉलो करे तो सक्सेस हो सकता है। आप सोचो मैं ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, और मैं शेयर बाजार में ट्रेडिंग करके पैसा कमा लूंगा, तो मैं कागज पे लिख कर दे सकता हूँ कि 100% आपका यहाँ पर बेड़ा गर्क होने वाला है। अनटिल अनलेस आप इसको एकदम एक एम नहीं बनाओ कि मेरा तो यही, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जब तक आप उसको इस तरह का कोई नहीं बनाओ कि बस मैं यही काम करने वाला हूँ, तब तक आप सफलता नहीं मिलेगी सट्टे के। इसी बोलकर सक्सेस रेट 1% है। 99% लोग पैसा खोते हैं। वो 99% लोगों के जो पैसा खोने का वो 1% लोग कमाते हैं। इस बोलकर वो सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं सट्टे के अंदर में या ट्रेडिंग के, क्योंकि वो 99 की किट्टी पूरी उनके घर में जाती है, और बाकी सेबी में चली जाती है, एक्सचेंज को चली जाती है, ब्रोकर को चली जाती है। तो ये है। तो ये 10 साल तक ये मशक्कत करने के बाद में समझ में आया कि अपना यहाँ पर भविष्य नहीं है। और बॉम्बे दिमाग में रहता था जी कि बॉम्बे ग्लैमर है, कि बॉम्बे लेता है, बॉम्बे बेचता है, उसके कारण शेयर बाजार में गड़बड़ होती थी। तो फिर वहाँ से ध्यान बनाया कि बॉम्बे जाए, तो फिर बॉम्बे आया। अमेजिंग। तो बॉम्बे में जब आप गए तो आपने पहले कदम से ही इन्वेस्टिंग पे ही फोकस किया? नहीं, वो क्या हो गया, कलकत्ते में जब मेरे को, मैं समझ में 10 साल तक ये सब रगड़ पट्टी करने के बाद में समझ में आ गया कि अपने इसमें लाइफ में कुछ बनने वाला नहीं है। हाँ, उसका कारण ये था, जो सट्टे में सबसे एक ये भी, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप इसको एक धंधा मान के, बिजनेस मान के करते हो, तब तो ठीक है। तो मैं इसको बिजनेस नहीं मानता था मैं, क्योंकि वो मेरी बचपन की जो आदत थी, जो मॉक ट्रेडिंग में जो ट्रेलर था मेरा, 100, 200, 500, 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख जो मेरे दादा के साथ में करता था, वो मेरा जीवन था। वो मेरे जीवन का ट्रेलर था एक्चुअल में। तो इसी बोलकर कई जगह अपने शास्त्रों में भी ऐसा लिखा गया है कि आपके जीवन, बचपन में जो आपकी एक आदत होती है ना, वो आपका एक अंश है, वो आपका, कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले हो। तो शायद मेरा अंश यही था कि मेरे को बड़ा कुछ करने का मन था, कि मैं बड़ा काम करूं, वॉल्यूमिनस काम करूं, कोई बड़े वॉल्यूम का करूं। मेरे को 100, 200, 500 में इंटरेस्ट नहीं आता था मेरे को जब तो लाख, 2 लाख, 5 लाख, या जो भी आप वर्ड जानते हो वैसा होना चाहिए था।
तो मैं क्या करता था, मैं 200-500 में जो पैसा आता था उसके बाद में दूसरा ट्रेडिंग किया, उसमें फिर पैसा आ गया, तीसरे में फिर आ गया, बाद में मेरे को 1000-5000 करने का था और 5000 में पैसा आ गया, फिर तीसरा मेरे को 15000 करने का था, क्योंकि मेरे को अल्टीमेटली पहुंचना वो बड़े वॉल्यूम पे पहुंचने का था जी। तो सिंपल जैसे कसिनो का नियम होता है कि जो अपनी स्टेक आप बढ़ाते हो और आप 98 टाइम भी सक्सेस हो गए और फिर आपने अपनी स्टेक बढ़ाई और 99 और 100 दूसरी बार में आपने स्टेक अपनी 5 गुना कर दी, तो एक बार में आप आउट हो जाओगे जी। तो वो वाली बात था कि जब तक आप एक रन ले रहे हो और बिजनेस समझ रहे हो, जैसे राहुल द्रविड़ खेलता था, हाँ। एक रन लेने का बिजनेस समझ रहा हूँ, हाँ। अपने को चौके छक्के मारने के थे कि एक बॉल पे कितने मैक्सिमम रन हो सकते अपने को वो करने का था। हाँ। तो इस बॉल को वो फेलियर भी अपने लाइफ के अंदर में आई, वो सबसे बड़ा कारण ये था जी। तो ये कारण था। तो फिर जैसे 10 साल बाद समझ में आया कि ये अपने लायक काम नहीं है, तब मैं थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट की तरफ माइंड चेंज किया। तब मेरे को लगा कि क्यों नहीं अब हम थोड़ा इन्वेस्टमेंट देखते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट में कैसे काम किया जाए। और उस समय कलकत्ता एक्सचेंज में बहुत कम लोग थे जो इन्वेस्टमेंट की बातें करते थे। 99% फ्यूचर ऑप्शन की बातें करते थे, माने ट्रेडिंग की बातें होती थी। तो लेकिन वहाँ से माइंड चेंज हुआ कि अब मेरे को शायद क्योंकि वो बॉम्बे से सुनते थे कि ये शेयर बढ़ गया, वो शेयर बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, तो वहाँ से मेरा ध्यान चेंज हुआ। तो फिर एक मौका ऐसा है कि जो भी छोटा मोटा जो भी 30-35 हज़ार रुपया बचा हुआ था, जो भी याद नहीं है, वो फिर मैंने मेरा इन्वेस्टमेंट करना चालू किया। कलकत्ते से मैं धारणा बनी। अच्छा। पैसा था नहीं, बेस था नहीं। हाँ। तो जो भी 10, 20, 25, 50 हज़ार रुपया जो भी मिला वो इन्वेस्टमेंट करना, यहाँ से वो बेस बना। फिर बॉम्बे गया तो वहाँ पर फिर उसको डेवलप हुआ। जी जी। सर जैसे अभी भी जो नए लोग आए हैं सिस्टम के अंदर में, आप भी देख रहे हैं नंबर, सो मेनी न्यू पीपल हैव कम, ऑब्वियसली उनके पास इतना कैपिटल नहीं है। जो नए स्पेशली मिलेनियल्स आए हैं, जो नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, एवरेज में 50,000 1 लाख का कैपिटल है, ब्रोकर के अकाउंट खोल के काम कर रहे हैं। तो उनको लगता है कि 50,000 1 लाख से मैं इन्वेस्टमेंट चालू भी करूंगा तो मेरा कितना बड़ा पैसा हो जाएगा और बड़ा होने में बहुत टाइम लगेगा। बिकॉज जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट एक्चुअली में फैग एंड में बड़ा आता है जब आपका साइज एक बन जाता है। तो शुरुआत ट्रेडिंग से करके थोड़ा डेली ट्रेडिंग करके पैसा जमा करो और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करो, ये एक धारणा बन गई है लोगों की। तो मतलब आपने ट्रेडिंग से शुरुआत की लेकिन आपने पैसे नहीं बनाए उससे, पैसे आपने इन्वेस्टमेंट से बनाए। तो ये पाथ, कौन सा पाथ सही है नए लोगों? देखिए आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे को कई लोग पूछते हैं और कई लोग इस बात पर मेरे से नाराज भी होते हैं, क्योंकि अभी जब मैं बोलता हूँ कि भाई ट्रेडिंग मत करो तो लोग बोलते हैं तू तो पैसा उसी से कमाया। तो मेरे पास उसका उत्तर नहीं है कि मैं ट्विटर पे बैठ कर उन सबका उत्तर दूं कि भाई मैं क्यों मना कर रहा हूँ ट्रेडिंग से। उसके पीछे एक मना चाहिए। पहले तो ये समझ लो, शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहाँ आपका 50,000 50 करोड़ हो सकता है। पहले आप बोलो आप इस बात को मानते हो कि नहीं मानते? जब पैसा यहाँ 100 गुना 1000 गुना होता है कि नहीं होता? आपको टाइम लगता है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। रातों रात तो यहाँ पर अभी आप कुछ पैदा नहीं कर सकते हो ना। तो आपको, और खुद आपने बोला कंपाउंडिंग, तो जब आप कंपाउंडिंग का प्रिंसिपल अगर आपको मालूम है तो आपको खाली शॉट ही तो अच्छी मार रही है ना। आपको खराब बॉल को छोड़ने का है और अच्छी बॉल पर चौके छक्के मारने का, इतना सा नियम है ना। 50,000 लाख रुपया भी अगर आपके पास में है तो अमाउंट कम नहीं है। पहला बात तो क्या कि कोई गारंटी नहीं है कि आपका 1,50,00,000 हो जाएगा, ट्रेडिंग करके हो जाएगा जी। बल्कि ट्रेडिंग में ये बात हो रही है कि 1 लाख रुपया आपका 2 मिनट में स्वाहा हो सकता है आपका। एक धंधे के अंदर में समझो, एक किसी दिन मार्केट क्रैश होता है और मालूम पड़ा आपका 1 लाख रुपया गया या 3 ट्रेडिंग में चला गया आपको, तो पहला बात तो उसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि वो 1 लाख रुपया आज आप सोच रहे हो कि अरे मेरे पास 1 ही लाख रुपया, मेरे को तो बहुत टाइम लगने वाला है, इस बोल के मैं ट्रेडिंग करूंगा। किसने आपको एश्योरेंस दिया? किसने, क्या गारंटी आपका 1 लाख रुपया बच जाएगा? जिस दिन आपका 1 लाख रुपया साफ हो जाएगा उस दिन आप जीरो पे आ जाओगे, तब तो आप ट्रेडिंग के लायक भी नहीं रहोगे। तो ये लोगों की एक भ्रांति है। अभी भी मैं शायद शब्दों से उसको समझा नहीं पाऊंगा कि मैं क्या बोलना क्या चाह रहा हूं, अगर ये क्लियर है कि नहीं मेरे को नहीं मालूम है। लेकिन ये एक बड़ा मिथ है लोगों के अंदर में कि मैं पहले ट्रेडिंग करके पैसा कमा लूं। पहले मैं मेरी बात बता देता हूं भैया, मैंने ट्रेडिंग करके पैसे कमाए तो 10 साल तक मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। 10 साल तक मैं ट्रेडिंग करता रहा और मैं कई जगह बोल चुका हूं इसलिए रिपीट, लेकिन चूंकि क्वेश्चन रिलेवेंट है, मेरे पास में मेरे लड़के के लिए 14 रुपया का दूध का डब्बा खरीदने के लिए नहीं था मेरे पास में। आप वो एडवर्सिटी में जाना चाहोगे क्या? आप वो एडवर्सिटी देख सकते हो क्या? मेरे तो पीछे आगे 5 ने पीछे पौवा, मेरे आगे पीछे कोई नहीं था, तो मैंने तो वो चीज देख ली। आप वो चीज देख सकते हो क्या? अगर आप वो एडवर्सिटी देख सकते हो, 10 साल तक आप इस तरह रह सकते हो कि आपको मालूम नहीं है कि रात को कल सुबह आप क्या खाना खाओगे क्या नहीं खाओगे। वो अगर आप में क्षमता है, वो अगर माइंडसेट आपका देखने के लिए अगर है, तो आप कूद पड़ो।
मतलब ये है। लेकिन अगर वो नहीं आपका माइंडसेट, क्योंकि हर आदमी का माइंडसेट एक नहीं होता है। एक शाहरुख खान अगर दिल्ली से अगर बॉम्बे के प्लेटफॉर्म पे सोकर अगर समझो शोमैन बन जाता है, इंडिया का सबसे बड़ा आदमी बन जाता है, तो उसके पीछे लाखों कहानियां ऐसी भी है जो सफल नहीं हो पाई है उनके। वो फॉर्मूला उसने हिम्मत की होगी, मतलब बोलने का ही है। अगर मैं क्लियर हूं मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, आप में अगर वो देखने की चीज है, वो झेलने की चीज है, वो सामना करने की अगर आपके अंदर में कैपेसिटी है तो ठीक है, तो अलग बात है। लेकिन पीछे में बैकिंग क्या है आपके, आप क्या करोगे? मेरे तो एक टाइम ऐसा आया कि जब मेरे माँ के गहने बेचने की नौबत आ गई थी कि पैसा नहीं है और मेरे घर वाले बोल रहे हैं तुम्हारी माँ का गहना बेचो क्योंकि तुमने ट्रेडिंग में पैसा खो दिया। वो तो भगवान ने मेरे को बचा लिया, समझिए, मेरा पैसा रिकवर हो गया। अगर मेरा वो पैसा रिकवर नहीं होता तो आज मैं यहाँ पर बैठ के इंटरव्यू नहीं दिया रहता। मैं भी बैठ के लॉयंस रेंज के अंदर में बाहर खड़ा होकर मैं यही करता रहता, 100 200 500 का। आप समझे? तो ऐसी स्टोरियां बहुत है। तो ये आपकी किस्मत, ईश्वर साथ देता है, आपकी किस्मत है आपकी उसके अंदर में, और कुछ खोने के लिए है नहीं। मैं जिस स्थिति में था उसमें बस मेरे पास खोने के लिए कुछ था ही नहीं। तो जैसे बोलते ना, वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा, तो मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, उसमें ऐसी स्थिति थी। तो मैंने तो इस बोल का पहला उत्तर तो ये है कि जरूरी नहीं है जो मेरे साथ हुआ वो सबके साथ हो। ईश्वर करे और अच्छा हो, 1000 गुना बढ़िया हो, लेकिन किस ये अपने हाथ में नहीं है। तो पहला बात तो ये, इस बोल कर मैं ये एडवोकेट करता हूं कि वो एडवर्सिटी से आप ना जाओ। जो मैं मना करता हूं इसके लिए बोलता हूं कि वो जो पेन होता है, वो पेन मैंने मेरी लाइफ में देखा है, और एक बार नहीं देखा, मैंने 1000 बार देखा, 10,000 बार मैंने देखा, हर रात मैंने देखा है। तो तब जाके सीखा कि भैया घाटा काटने का अपने को, ट्रेडिंग में ये पैमाने रखने के, ये पैरामीटर्स रखने के, ये करना, ये नहीं, वो डूज एंड डोंट्स वहां से लेकर आया। कोई बताया नहीं कान के अंदर में, किसी ने समझाया नहीं कोई। तो इस बोलकर मैं नहीं चाहता हूं कि लोग इस तरह से जाए, क्योंकि इसमें आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। समझो मैंने 1918-19 में चालू किया और 30-35 साल तक मैं यही अगर करता रहा मेरे लाइफ के अंदर में। अगर आप 30 में ये चालू कर रहे हो, 35 में चालू कर रहे हो, और क्यों लगे, लेकिन अगर आपको भी कहीं 10 साल 20 साल लग गए, और वह तब तक आपका हौसला जिंदा रहना चाहिए। जब बंगला में बोलता कोरबो मोरबो, क्या बोलता है कि करूंगा और मरूंगा, आप में वो हौसला होना चाहिए। वो अगर है तो ठीक है। तो ये वाला बात वो जंग के जैसी है ना मैदान में, कि अगर आप स्किल नहीं है और आप लेकर चले गए, कूद पड़े मैदान में, और पहली बार में अगर आप साफ हो गए तो नेक्स्ट टाइम आप लड़ने के लिए खड़े ही नहीं हो आप। तो ट्रेडिंग वैसी चीज है, इस बोलकर बार बार उनका बोला जाता है। तो जो कैपिटल है उसी को बचाओ। यहाँ पर ऐसा यहाँ पर ऐसे चीजें, ऐसा सुनने को मिलता है। हम देख रहे हैं कि हर कई शेयर्स ऐसे हैं जो 20 साल में कंपाउंडिंग के अंदर में 500 गुना हो चुके हैं, 1000 गुना हो चुके हैं। ऐसे शेयर्स आते हैं। तो बजाय उसमें, और ट्रेडिंग के अंदर में आपको सीख नहीं रहे हो, तो बजाय उसके अगर आप प्रोडक्टिविटी में अपना लगा रहे हो कि हाउ टू आइडेंटिफाई ये मल्टी बैगर, 100 बैगर्स, अगर आप उसमें अगर दिमाग लगाओ और एक शॉट भी मारो, राइट, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। तो एक आइडिया आपकी जिंदगी बना सकती है। सही बोल ये बात सर। काफी साल पहले मैं आपसे मिला था, एक इंक कॉन्फ्रेंस था बॉम्बे में, आई थिंक 10 साल हो गए उस बात को। तो मैं आपसे मिला था, तो इंट्रोडक्शन हम लोग एक दूसरे का कर रहे थे। तो उसमें मैंने आपसे पूछा था कि सर आप क्या करते हैं, तो आपने बोला था कि मैं फुल टाइम इन्वेस्टिंग करता हूँ। तो मुझे लगा ये फुल टाइम इन्वेस्टिंग मतलब आदमी दिन भर क्या करता है, क्योंकि इन्वेस्टिंग तो फुल टाइम मेरे को पसीव ही नहीं होता था कि फुल टाइम आदमी दिन भर क्या करेगा इन्वेस्टिंग में। तो आपका एक, सर दिन भर क्या करते हैं आप? इन्वेस्टिंग करते हैं, चलिए, आप भाव देखते हैं दिन भर? हाँ, मैं भाव तो देखता हूँ, लेकिन मैं भाव इसके लिए देखता हूँ कि मेरे पास में फ्री टाइम है। जो आपने पूछा दिन भर आप क्या करते हैं, हाँ, तो मेरे पास कुछ ना कुछ तो चाहिए हाँ, करने के लिए। हाँ, तो इस बोलकर मैं भाव तो देखता हूँ, क्योंकि एक एक्साइटमेंट होना चाहिए आपके लाइफ में। अगर मेरे लाइफ नीरस अगर हो जाएगी और मैं ये सोच लिया कि अब मैं ये इन्वेस्ट कर लिया, जबकि आपको मालूम है मैं इन्वेस्ट करता हूँ इन्फिनिटी के लिए। मेरे दिमाग में कोई टाइम पीरियड नहीं रहता है कि मैं 2 साल बाद बेच दूंगा, या 5 गुना पे बेचूंगा, या 20 गुना पे बेचूंगा, या 50% नुकसान हो गया तो बेचूंगा। वो भी मेरे दिमाग में नहीं रहता है, और ना टाइम फ्रेम रहता है। तो मैं कर दिया और छोड़ दिया कि लेट्स ग्रो विद द स्टॉक। तो मेरे पास में टाइम कुछ है नहीं उसके बाद में। तो इस बोल के मैं भाव देखता हूं। लेकिन अभी जैसे मैं सपोज अगर मैं यहाँ बैठा हूं, या मैं कहीं बाहर चला गया, या 5 दिन में कहीं भी चला गया, समझो मैं ऋषिकेश जाता हूँ, तो वहां पे मैं जाकर मेरे को अच्छा लगता है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं चला गया और मेरे को वहां भाव नहीं है, तो मेरे को उसकी तलब नहीं है कि मेरे को देखने का है। नहीं है तो मैं देखता हूं। बाकी करता क्या हूं, तो मेरे को ऐसे पर्सनली मेरे को लगता है, देखो मैं कोई क्वालिफाइड आदमी नहीं हूं, आपको अच्छी तरह मालूम है, बराबर बात है। और तो इस बोलकर मैं जो बोलूंगा वो हो सकता है आपको अटपटा सा लगे, लेकिन दिस इज व्हाट आई एम। तो मैं क्या करता हूं, मेरे को ऐसे लगता है मेरा काम है सोचना, मेरा काम है थिंकिंग जो है वो मेरा पैशन है, वो मेरा प्रोफेशन है। वो पैशन नहीं है, मेरा मेन प्रोफेशन थिंकिंग है।
मेरे को लगता है कि एज एन इन्वेस्टर मेरा काम है खाली सोचना और दुनिया में क्या हो रहा है वो देखना चुपचाप, चाहे ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ या कोविड का क्या हुआ, यूरोप में क्या हुआ, लंदन में क्या हुआ, इंडिया में क्या हुआ, कौन से सेक्टर में क्या हुआ, स्टील में क्या हुआ, फार्मा में क्या हुआ, जहां तक हो सके उन सब की खबर रखना और उन सब डॉट्स को अपने इन्वेस्टमेंट में आकर उनको मिलाना। तो मेरा खाली यही काम है, ऐसा मेरे को ऐसे लगता है कि मैं खाली वो सोचता हूँ अच्छा इधर ये हो गया, अब उससे मेरे शेयर पे क्या फर्क पड़ेगा, अच्छा, और मेरे कौन से शेयर पे क्या फर्क पड़ेगा। मेरा काम खाली बैठ कर वो डॉट्स मिलाना है। तो मैं खाली डेटा इकट्ठा करते रहता हूँ। तो मेरे जो टीम में भी 1-2 लोग हैं, ज़्यादा लोग कुछ है नहीं और कोई ज़्यादा माने कोई बहुत क्वालिफाइड भी नहीं है, लेकिन उनका काम खाली डेटा कलेक्ट करके मेरे को देना या न्यूज़ का सोर्स को मेरे को वो है, मेरा प्रोफेशन है वो, नॉट पैशन। पैशन तो यही है कि न्यूज़ मेरे को मालूम पड़ जाए किधर क्या हो रहा है, जबकि मैं उसमें पूरा फुल इक्विप्ड नहीं हूँ उसके मामले में, लेकिन फिर भी ठीक है। तो बस सोचते रहता हूँ कि अच्छा इसके ऐसा हो सकता है क्या, उससे ऐसा हो सकता है क्या, और बीच-बीच में फिर वो टाइम निकाल कर मैं मेडिटेशन करते रहता हूँ। तो ये इन दिनों हुआ, इन सालों में हुआ, तो मैं बीच-बीच में अपना टाइम निकाल कर मैं एक बार अलग हट जाता हूँ और मैं अलग हटकर मैं अपने आप में एक बार एक तरीके से कि मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, चेष्टा करता हूँ ऐसा कि आई एम थिंकिंग नथिंग, ऐसा चेष्टा कर रहा हूँ, मैं कर नहीं पाता हूँ। ये बहुत बड़ा तप है, लेकिन ये प्रयास मेरा चालू है कि मैं अपना बैठ के मैं मेरे में ध्यान लगाता हूँ कि मैं कोई अभी कुछ नहीं सोच रहा हूँ। तो ये मेरी डेली का मेरी रूटीन है मेरा। अमेजिंग अमेजिंग सर। करण ने कुछ क्वेश्चंस बना रखे हैं, तो मैं कुछ कॉन्सेप्चुअल है, कुछ केस स्टडीज ओरिएंटेड क्वेश्चंस है करण के, तो करण चालू करिए आप, बीच बीच में बोलूँगा। सर पहला क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपकी एक बार एक टॉक सुनी थी, उसमें आपने कहा था कि 1990 से आपने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था और पहले 2 शेयर्स थे एसीसी एंड पंजाब ट्रैक्टर्स। पंजाब ट्रैक्टर्स में शायद आपने रीज़न दिया था कि ट्रैक्टर इंडस्ट्री के बारे में आपने पढ़ा था, वो टर्न अराउंड कर रही थी, और एसीसी के लिए आपका रीज़न था कि डी कंट्रोल हुआ था सीमेंट। अब ये जो उस टाइम आपने कहा कि आपने जस्ट स्टार्ट किया था, एंड ये जो 2 रीज़न है वो बहुत सिंपल लगते हैं सोचने में, लेकिन आई वांट टू नो कि इसके पीछे आपने जो स्टडी की थी उस टाइम पे वो क्या थी। मतलब एज अ स्टार्टर आप जब एंटर किए थे एज एन इन्वेस्टमेंट, थॉट बहुत सिंपल है, लेकिन उसके पीछे जो आपने स्टडी की थी व्हाट वाज दैट अराउंड। मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं पहले इनको यही बोल कर गया कि भैया ये सबको मालूम है, तो इसमें कोई मेरी मॉडेस्टी नहीं है कि मैं पढ़ा लिखा, एकेडमिकली मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, और मैंने जो भी चेष्टा किया है वो ट्रायल एंड एरर, बराबर। तो मेरे पास में कोई डेटा तो था नहीं, कलकत्ता में माहौल भी ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा कोई यहाँ पर सीए घूम रहे हैं, आप लोग के जैसे पढ़े लिखे आदमी घूम रहे हैं और वो बातें कर रहे हैं, कोई बातें नहीं करता था। खाली एक ही बातें होती थी, बाबू लेता है, बाबू बेचता है, ये ले रहा है, वो बेच रहा है, ये इसने ले लिया, बम्बई ले लिया, बम्बई बेच लिया, उसमें आप पारंगत हो सकते हो उसके अंदर में। तो अपने पास डेटा वेटा कुछ नहीं था। तो एक चीज़ मैंने चेष्टा की है, मैंने ऐसा समझने का कि मैं शायद तब से जब से मैंने चालू किया और मेरे को ये समझ में आ गया कि मेरे को ये टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आता। उसमें हम लोग आरओसी, आरओई ये सब तो कोई बातें नहीं करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा बातें करते थे तो ईपीएस की बातें होती थी कि हाँ ये कमा रही है, वो भी बाबू बोल रहा है इस बोल के लोग लेते थे, बाबू बेच रहा बोल कर बेच देते। और बाबू कौन था वो अलग ऑफ द रिकॉर्ड की बात है, वो जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जो जिनके साथ कनेक्टेड थे जी। उनको वो बाबू बोलते थे। मैं बाबू बोलने का प्रचलन है, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट को बाबू बोलते, इंडस्ट्रियलिस्ट से खबर आती होगी किसी भी शहर में, वो ऐसा होता था। तो जब अपने को ये समझ में आया कि अपने पास में कुछ विद्या है नहीं इन चीज़ों को समझने के लिए, तो मेरे शायद इस बोलकर मैंने वो चीज़ एक चेष्टा हो कि शायद ऐसा हो कि कॉन्सेप्ट समझने का, खाली मैंने जो ज़्यादा ध्यान लगाया वो कॉन्सेप्ट समझने का ध्यान लगाया। इसको मैं शायद वापस एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि नहीं मालूम नहीं, या वापस ट्राई करता हूँ कॉन्सेप्ट समझने का। तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा पेपर के अंदर में, 7-8 लाइन का ही आर्टिकल होगा, शायद ध्यान नहीं है मेरे को, पंजाब ट्रैक्टर के बारे में, कि वो ट्रैक्टर में 3-4 ही प्लेयर थे उस समय, बराबर। आज भी शायद 3-4 ही प्लेयर, उस समय भी 3-4 ही प्लेयर थे। तो ये ऐसे वो खाली ये लगा कि इसका जो रिसेशनरी पीरियड, उस समय 3-3 साल में इंडस्ट्रियाँ चेंज होती थी, वो 2 साल 3 साल बढ़िया कर रही है, फिर 2 साल खराब, 3 साल बढ़िया, तो ये बड़ा साइक्लिकल चलते थे। आज भी ऐसा ही है, लेकिन अब साइकिल के थोड़े से लंबे हो, साइकिल अभी थोड़े लंबे हो गए। अभी उस समय बड़े शॉर्ट साइकिल रहते थे, इकोनॉमी भी छोटी थी, लोग भी। तो खाली मैंने पढ़ा कि यहाँ वो ट्रैक्टर इंडस्ट्री के अंदर में कुछ रिबाउंड हो रहा है कुछ, तो मैं खाली वो आर्टिकल पढ़ के मैंने खाली वो शेयर्स लिया, बराबर, कि ये इंडस्ट्री रिबाउंड हो रही है। और वो शेयर पी वाइज सस्ता था, पी का एक फॉर्मूला चलता था जो आज भी चलता है, लेकिन अब और भी डिफरेंट फॉर्मूलाज आ गए, उसमें पी सबसे बड़ा माना जाता है। तो ऐसे लगा कंपेरेटिवली शेयर चीप है, तो इस बोल के वो पंजाब ट्रैक्टर लिया गया। और जितना भी था, जो भी पैसा उससे मैं था, वो सारा का सारा, तो अपनी आदत थी
घर फूंक का तमाशा देखने की, तो जितना था सब उसमें डाल दिया। अच्छा। तो वो पंजाब ट्रैक्टर की कहानी, वो संयोग से 4 5 7 गुना 8 गुना जो भी हुआ होगा फिर वो मेरे। और एसीसी का भी जैसे आपने बताया, वो सीमेंट डिकंट्रोल का चक्कर बार बार आता था। तो अपने को खाली ये समझ में आ गया कि डिकंट्रोल कोई बहुत बड़ी चीज होती है, कि कभी भी किसी चीज में डिकंट्रोल होएगा तो शायद मार्केट ओपन हो जाएगा और उसके अंदर में डिमांड निकलेगी। ये फॉर्मूला समझ में आया खाली। तो इस बोल के वो जब सीमेंट, और इसमें मजे की बात है कि सीमेंट का डिकंट्रोल हुआ, उसके बाद में तेजी आई शेयरों में, उसके बाद में वापस मार्केट डूब गया सीमेंट का। ये ऐसे मेरे को डिस्टिंक्टली याद आता है मेरे को। उसके 2-3 साल बाद नई तेजी आई सीमेंट के अंदर। उस समय तेजी नहीं आई, जब डिकंट्रोल होने के बाद में तेजी आई। तो वो फिर मैं बॉम्बे में जब आया तो उस समय जो भी फिर वो तो वो एसीसी का यहाँ पर चक्कर चालू हो गया था। अच्छा। हर्षद बाद में आया, हर्षद उसमें नहीं था। पहले वो सीमेंट में तेजी का माहौल। हाँ, तो उस समय क्या था आपने पूछा ना, तो वो सिंपल फॉर्मूला था कि सीमेंट के भाव सब नोट करते थे कि सीमेंट का भाव क्या है, बोले 120 रुपया बोरी का है। हाँ। तो बड़ा सिंपल फॉर्मूला था कि समझो 50 लाख बोरी ये कंपनी बनाती है, तो 50 लाख इंटू 10 रुपया भाव बढ़ गया, तो 50 लाख इंटू 5 लाख, और 5 लाख आप डेली का कमाते हो समझो 1 मिनट के लिए, तो आप इससे समझ लो आप 15-20 करोड़ रुपया आपका प्रॉफिट बढ़ने वाला। तो बड़ा सिंपल फॉर्मूला था। तो वो फॉर्मूला से वो एसीसी लिया, अगर सबने लिया, उसमें मैंने कोई तीर नहीं मारा। उस समय एसीसी फैशनेबल हो गया था, वो कि सभी के पास में है, कुछ ऐसा हो गया था जैसे अभी। तो वो वाला, तो वो संजोग से वो हुआ, और फिर वो पहला मून शॉट था, वो 10 टाइम्स हुआ। तो सर उस समय जो आपने इतने सिंपल तरीके से एनालाइज करके अपने आप पे बिलीव करके आपने ले लिया कॉल और बड़ा पैसा डाल दिया इतने सिंपल बिलीफ पे, और आज सपोज वही स्टोरी वापस आती है डिकंट्रोल की है, तो आप कितना डीप में जाएंगे, या वही उसी लेवल पे रह के आप डिसीजन ले लेंगे? मैं तो बड़ा सिंपल समझता हूँ। मेरे को लगता है कि मेरा कोट भी है कि ये ना जो इन्वेस्टिंग है ना, ये बड़ा सिंपल है, हम इसको जबरदस्ती कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। मैंने एक जगह एग्जांपल दिया था कि जैसे डेटॉल होती है, सैवलॉन होती है, दोनों काम सेम ही करते हैं। आप डेटॉल लगाते हो तो आपको फील होता है कि आप अच्छे हो रहे हो, क्योंकि इसमें बदबू भी आती है और जलता भी है। और आप सेवलॉन लगाओगे ना तो बदबू आती है, वो जलता है, तो आपको लगता है कि ये मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ। तो सेवलॉन का मार्केट शेयर, मैं जिस समय एग्जांपल दिया उसमें 15% था, और 80-85% जो मार्केट शेयर था वो डेटॉल का था। काम दोनों सेम करती है। तो मतलब ये तो लोगों को क्या डेटॉल लगाने की आदत है कि जब तक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला नहीं हो, जब तक कॉम्प्लेक्स पैरामीटर्स नहीं हो, जब तक वो समझ में नहीं आए, तब तक पत्थर से पैसा निकालने का है। तो बात ये है, तो लोगों जनरली यही हम लोग को सिखाया गया, बात ये है। तो अपने को ये एडवांटेज है कि अपने को चीज समझ में नहीं आती है तो हम उसको समझना ही नहीं चाहते हैं, कि समझना चेष्टा करते हैं उसको समझने की, अपने आप को एजुकेट करने की चेष्टा जरूर करते रहते हैं। लेकिन घूम फिर के जो फॉर्मूला जो आता है ना, वो सिंपल समझ में आना चाहिए कि ये समझ में आ गया। माने अगर मैं वाकई में वो है कि जैसे मैं कई बार ऐसा सोचा हूं कि मेरे जितने भी शेयर्स हैं उनको वाकई में एक लाइन में समझा सकता हूं, ऐसे मेरे मन में आता है कि शायद मैं एक लाइन में वाकई, लेकिन समझदार को जो समझना चाहे उसको, अगर को समझना ही जबरदस्ती का अगर आर्गुमेंट करना, तब तो मेरे पास में उसका है नहीं। लेकिन अगर आप समझ रहे हैं तो मैं एक लाइन में आपको मेरे शेयर समझा सकता हूं, ऐसा मैं सोचता हूं, ऐसा मैं शायद। तो मेरे को ये लगता है कि वो सिंपल ही है यहाँ पर, बाकी वो कुछ नहीं है। जितना आप कॉम्प्लेक्स करोगे ना, उतने खुद ही आप घिरते जाओगे उसके अंदर, और कोई आपको उसका उत्तर नहीं मिलने का। तभी मेरे को फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा शेयर अगर लेने के बाद गिर जाता है या बढ़ जाता है या कुछ हो जाता है या कोई एडवर्स न्यूज आती है, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे वो सिंप्लिसिटी में बड़ा विश्वास है मेरे को कि ये चीज चेंज, वो चीज अगर चेंज हो जाएगी तो मैं भी चेंज हो जाऊंगा, वो ठीक है। सर एक और चीज़ है, जैसे कि ये 30 साल पहले की कहानी है एंड 30 इयर्स हो गए इस बात को। क्या आप सोचते हैं कि आज भी इसी तरीके से न्यूज़पेपर से या कोई बातें पढ़ के समझ के, किताबों से या मैगजीन्स, बिजनेस मैगजीन से पढ़ के, आज भी इसी सिंप्लिसिटी से आइडियाज़ निकाले जा सकते हैं और सेम टेक्निक आज भी वर्क करती है इस टाइम में? दूसरा, आपके पास में रास्ता क्या है? एक बात पूछना चाहता हूँ कि और क्या रास्ता आपके पास में? भाई मैंने जो रास्ता, जो मेरा जो रास्ता है, जो वो रास्ता सिंपल, कि डेटा को कनेक्ट करो। अगर आप सिंपल कनेक्ट योर डेटा, मेरे पास एक ही रास्ता है। डेटा मीन्स व्हाट? इंफॉर्मेशन, राइट? न्यूज एंड इंफॉर्मेशन। इस इंडस्ट्री में ये हो रहा है, उस इंडस्ट्री में ये हो रहा है, आपको डॉट मिलाना है। मैंने तो वही रास्ता अपना है, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता है नहीं। तो मेरे को नहीं मालूम दूसरा कौन सा रास्ता था। दूसरा रास्ता ये होता है कि कोई आकर आपके कान में बोल दे कि मैं ऐसा करने वाला हूँ, मैं एक शेयर नहीं खरीदूंगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे को याद आया, ये मेरे बचपन की बात है। मैं मेरे दोस्तों को ऐसा बोलता था कि हो सकता है वो एरोगेंस ही था, जो भी था, मतलब मेरे को बिरला जी भी बोले ना कि ये शेयर ले लो, तो भी मैं वो शेयर नहीं लूंगा। मैं ऐसा उस समय बिना समझे बिना ये बात बोलता था मैं।
तो कहीं ना कहीं कोई मन के बैक ऑफ द माइंड में, जिसको हम बोलते हैं अनकॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड, आई डोंट नो, या अवचेतन माइंड, लोगों की सुन के, लोगों के फेलियर देख के या लोगों की विक्ट्री देख के एक बात मन में बैठ गई थी कि मेरे को टिप्पे धंधा नहीं करने का, किसी को बोलने से धंधा नहीं करने। तो उस समय अगर मैं ये बात बोलता था कि बिरला जी बहुत बड़ी बात थी, आज भी है कि बिरला, और हम लोग कलकत्ता में बिरला जी, तो बिरला जी भी बोले तभी मैं वो शेयर नहीं लूंगा, ये बात तब से बैठी। तो आप क्या करोगे अगर आप, तो मैं तो यही कर सकता हूँ, तो आइधर कोई आपको इन्फॉर्मेशन दे, मेरे को उस पर करने का नहीं, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन देने वाला रॉन्ग हो सकता है। मैं स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करता हूँ, मिड कैप में, स्मॉल कैप में। कई बार जब मैं कोई मैनेजमेंट से मिलता हूँ या बात करता हूँ तो मेरे मन में ऐसे आता है, और मैं एक दो मैनेजमेंट के से बोला भी जिनके साथ में थोड़ा सा बेचारों के साथ में भाईचारा हुआ, कि तेरे को नहीं मालूम तो कितना बड़ा बन सकता है। और मैं इस बात पर बिलीव करता हूँ कि मैनेजमेंट को नहीं मालूम है कि वो उसकी कंपनी कितना बड़ी बन सकती है, ये मैनेजमेंट को नहीं मालूम खुद को। उसको क्या मालूम, वो जो पढ़ रहा है वो मैं भी पढ़ रहा हूँ। इस बात में कोई एरोगेंस नहीं है। कहने का मतलब है स्मॉल मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूं, इस बोल के मैंने यूज किया स्मॉल और मिड कैप जी। मैं टीसीएस में जाकर रैनचंद्रा को नहीं सिखा सका कि तेरे को नहीं मालूम तो क्या बन सकता है। मैं तो वहां एंट्री भी नहीं कर सकता हूं। लेकिन कोई 500 करोड़ की इंडस्ट्री है, समझे 200 500 1000 करोड़ की, उसके जो दायरे होंगे खुद की इंडस्ट्री के बारे में, तो उनको भी वाकई में मालूम नहीं होता है। मेरे को खुद को नहीं मालूम था कि अतुल ऑटो 100 गुना हो सकता है, ना अतुल ऑटो को मैनेजमेंट को मालूम था। तो वो वाकई में ये बात है। तो आप कहां से और बाकी का, अच्छा सवाल ये नहीं है। आप इंपॉर्टेंट लाइफ में क्या है जो मैं समझ आऊं, आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो, खाली इन्वेस्टमेंट करना ही जरूरी नहीं होता है ना, इन्वेस्टमेंट पर टिके रहना ज्यादा जरूरी होता है। इन्वेस्टमेंट करने से क्या होता है, मेरा एक कोट है कि 3 थिंग्स आर मोर इंपॉर्टेंट इन इन्वेस्टिंग, नॉलेज, करेज एंड पेशेंस। तो नॉलेज टू आइडेंटिफाई ए गुड स्क्रिप्ट। तो सपोज आपको इनसाइड इंफॉर्मेशन मिल गई, आपका नॉलेज हो गया, करेज कहां से लाओगे कि अगर आपके पास में 1 रुपया है। सर एक बात आपने अभी थोड़ी देर पहले बोली थी कि शुरू से जब आप आना चाहते थे तब से आप सोचते थे 10 लाख शेयर, 50 लाख शेयर, आपका वॉल्यूम बहुत हाई आपके मन में थॉट था। एक पर्सनल प्रॉब्लम जो मैंने देखी है कि जब एक जन एंटर करता है, पहले जो भी अमाउंट हो, 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख, पहले एक लेवल तक पहुंचना ईजी होता है, इन द सेंस कि अमाउंट थोड़ा सा कम है, छोटा, बट जब वो अमाउंट बढ़ जाता है 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ प्रॉबेबली, तब एक लगता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं सेम रिस्क वापस ले सकता हूँ। तो आपने ये जो शुरू से स्टार्ट किया है, आज इस लेवल पे स्केल अप किया, ये कॉन्फिडेंस कैसे आया? वो जो बात थी उससे मैं कुछ कनेक्ट कर सकता हूँ या कुछ और रीज़न था जिस वजह से ये आप उसको 10 करोड़ को 100, 1000 तक स्केल अप वैसे करके कर पाए? नहीं, मैं आपका मतलब समझा नहीं। मेरा बोलने का मतलब है, मेरा जो वॉल्यूम जो मेरे दिमाग में जो रहता है, समझो जिसमें मेरे पास में 1 रुपया था तो मैं सोचता था 1000 कमाने का, सोचता तो करोड़ कमाने का था उस समय जब 1 रुपया था। लेकिन अभी मैं ये समझ लो कि 1000 कमाने का सोचता। जब 1000 था तो 100 करोड़ कमाने का सोचता था। समझो कुछ करोड़ हो गया तो अभी अरबों कमाने का सोचते हैं। तो अभी दिमाग में फिर ये से तो अपना जो जिसको बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं, इमेजिनेशन जो है या जो आशा है, वो इन्फिनिटी, वो क्या इन्फिनाइट है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन्फिनाइट, इनफाइनाइट। तो नया वर्ड सीखने को मिला है, तो अपना इनफाइनाइट है। तो मैं बोला मेरे दिमाग में कोई फिगर नहीं है कि 5000 करोड़ बड़ा होता है या 500 करोड़ बड़ा होता है या 10,000 करोड़ बड़ा होता है। वो मेरे को स्टॉप नहीं लगता है, वो मेरे को जिसको बोलते हैं डेस्टिनेशन नहीं लगता है, मेरे को स्टेशन लगता है वो। तो इस बोलकर मेरे को ऐसा नहीं लगता कि अरे ये बहुत हो गया, अभी 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 क्या है। आप समझ रहे हो? तो शायद अगर आपका वही बात का मेरा इसमें थोड़ा सा डिफरेंस मैं जो पूछना चाह रहा था, जैसे कि मार्केट गिरता भी है, तो जब पैसे का साइज, जब पोर्टफोलियो का साइज बड़ा हो जाता है, शायद मेरे को 10 करोड़ से अगर, तो वो पोर्टफोलियो का साइज आपके लिए बड़ा लग रहा है, मेरा साइज आपको बड़ा लग रहा है, मेरा साइज मेरे को बड़ा नहीं लग रहा है। आप समझिए कि मैं क्या बोला, मैं पहले काम करता था तो 500 शेयर का किया, फिर मैंने 50,000 शेयर का किया, मेरे को वो साइज बड़ा नहीं लगता था। तो आज मेरा जो भी साइज होगा वो हो सकता है एक ऑनलुकर को, बाहर वाले को बड़ा लगता है। मेरे को लगता है कि मेरा साइज बड़ा नहीं है, मेरा साइज जहां नीचे था वहां से बड़ा है, लेकिन आज भी मेरा साइज बड़ा नहीं है। तो मेरे को तो वहां पहुंचना है। तो जब तक मैं बड़ा काम नहीं करूंगा, जो मैं कर रहा हूं मैं उससे बड़ा काम नहीं करूंगा, आज भी एज ऑन टुडे, तो मैं वहां कैसे पहुंचूंगा? एम आई क्लियर? आई थिंक तो आप ये बोलें सर कि मैं अपनी कैपेबिलिटी को बहुत ऊपर रखता हूँ,
रखता नहीं वो कैपेबिलिटी। ऑफ कोर्स अपना हाँ। जो इमेजिनेशन जो है, हाँ। जो अपनी कल्पना है, या अपना जिसको आप बोले डेस्टिनेशन है, वो दूर है, दिल्ली दूर है अभी अपने लिए। ये नहीं है विद ड्यू रिस्पेक्ट कि हाँ भी मैं जहां था वहां से जरूर 4 कदम आगे आया हूं, लेकिन मेरे को 400 कदम अभी आगे जाने का है, तो मैं रुकूं कैसे? समझ गया। कैसे? आप खुद देख रहे हो मार्केट में क्या क्या हो रहा है, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। आप खुद देखिए यहाँ पर लोगों ने क्या प्रगति की है, क्या क्या चीज लोगों ने सेटअप की है, ट्रेडिंग करके लोगों ने क्या क्या चीज सेटअप किया है, हम सामने देख रहे हैं ना। तो हमारे लिए तो वही डेस्टिनेशन है या वही जर्नी है ना, हमारे लिए वही सीखने का है ना कि हम किधर हैं। सो जो हमेशा मैं बोलता हूं, आई एम वर्क इन प्रोग्रेस। तो वी ऑल आर वर्क इन प्रोग्रेस इन लाइफ। सर इसी से क्वेश्चन, वो गाना ना, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। सर आपने ये एक बार पहले भी कहा था कि आप आज भी वर्क इन प्रोग्रेस है, जिससे मेरे को उस समय एक चीज़ क्लिक की थी कि आप अगर 30 इयर्स बाद भी अगर आप ऐसे कह रहे हैं कि आप वर्क इन प्रोग्रेस है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि लास्ट 5 या 6 साल में वो कौन सी 3 चीज़ें जो आपको लगता है कि आपने सीखी हैं, एंड कौन सी 2 या 3 चीज़ों पे आप वर्क कर रहे हो अगले 4-5 सालों के लिए? मेरे को क्या लगता है दोस्त, मैं मेरी लाइफ को अगर 3 पार्ट में डिवाइड करूं, 1/3, 2/3 या जो भी 3 पार्ट में डिवाइड करूं, एक पार्ट मेरे को ये समझ में आ गया कि ट्रेडिंग में मैं पैसा नहीं कमा सकता हूं, ठीक है, ये एक पार्ट के बाद समझ में आ गया मेरे को। दूसरे पार्ट पे मैंने उसी चीज को उसी चीज को इंप्लीमेंट करना चालू किया कि ट्रेडिंग में मैं सक्सेस नहीं हो सकता हूं, और मैंने ट्रेडिंग को कटेल किया और इन्वेस्टमेंट में फोकस किया। लेकिन मैं ट्रेडिंग को 100% मेरी जिंदगी से हटा नहीं पाया। ओके। तो मेरी लाइफ में वो जैसे बॉटम में वो होल रहता है, वो पिट में जैसे जो भी है, तो मेरे लाइफ में वो ऐसा रहा वो कि जहां 100 रुपया आना था वहां मालूम पड़ा 70 ही आया, 30 रुपया ट्रेडिंग में निकल गया। तो सेकंड मेरा वो उसमें निकल गया उसके अंदर में, लेकिन वो पहले से बेटर था वो, क्योंकि 70 तो बचा। हाँ। पहले तो 100 आने से 102 निकल जाता था, फिर वो 2 को कमाने में लगे, वापस 0 से चालू करो, वो 2 किसी तरह से आ जाए, नहीं तो मम्मी के गहने बेचने की जरूरत नहीं पड़े। वो 2 आता था, फिर 8 कैसे आए, और फिर वापस वो पहले 100 आया हुआ है, अभी वापस 100 कैसे आए। उधेड़ बुन यही रहते थी, राइट। तो मतलब ये अब वो सेकंड हाफ जो है, सेकंड वो इसी में निकल गया कि हाँ भाई करने। अभी नया जो जर्नी चालू हुआ, जो शुरू हुआ नया जर्नी, उसके अंदर में मैं थोड़ा सा डिसिप्लिन हूँ, फिर भी पूरा डिसिप्लिन नहीं हूँ, ये भी मैं बताता हूँ। अभी भी ट्रेडिंग का कीड़ा जो दिमाग में है, क्योंकि मैंने एक इंटरव्यू में बोला था कि ड्रग से भी ज़्यादा ये ट्रेडिंग का जो नशा है वो ड्रग से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। ड्रग से फिर भी आप शायद रिहेबिलिटेशन सेंटर चले जाओ, ये चले जाओ, कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा। ये ऐसा कुआं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। और ये मेरा बोलना उन लोगों के लिए है, लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग में जो कमा सकते हैं सबके लिए नहीं है, ऐसे ऐसे उदाहरण हैं, लेकिन वो 1% ही है, बल्कि 1% से कम है। तो अभी जो तीसरी जो जर्नी मेरी शुरू हुई है, इसके अंदर मैं और थोड़ा ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हूँ। और फ्रेंकली स्पीकिंग अगर मेरे को समझे तो फॉर्मूला जो मैंने मेरी सेकंड क्वार्टर में, जो सेकंड इनिंग में जो फॉर्मूला मेरा, जो मेरा 1/3 सेकंड जो 2/3 में जो शुरू किया था, मैं उसी फॉर्मूले पे उसी को रिफाइन करते रहता हूँ। जैसे मेरा स्माइल का फॉर्मूला है जो आपको मालूम है, मैं स्माइल का फॉर्मूला पहले मेरे को मालूम नहीं था, ये बाद में डिस्कवर हुआ कि मैंने शायद जो किया अनजाने में वो स्माइल फॉर्मूला के अंदर में आता है। पहले मेरे को स्माइल नहीं मालूम था। अभी भी मैं उसी के अंदर में लगा हूं, उसी में क्या और मैं रिफाइन हो सकता हूं, और क्या डेटा मैं कलेक्ट कर सकता हूं, उसी पे लगा, और क्या बड़ा काम कर सकता हूं। क्योंकि नॉलेज, करेज एंड पेशेंस, करेज टू बाय इन 1 रुपया हो तो आपको 4 आना 1 में लगाओ, वो करेज होना जरूरी है। मेरे को लगता है लोग बोलते हैं पेशेंस जरूरी है शेयर बाजार में, या कोई बोलते हैं, मेरे ख्याल से शेयर बाजार में पैसे से भी ज्यादा जरूरी है करेज। अगर आप में रिस्क लेने की एबिलिटी नहीं है तो आप आपका पैसे का उपयोग नहीं कर सकते हो, जिसको बोलते हैं 100% कैपेसिटी यूटिलाइज, आप अपने पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। करेज इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर आप में आया है तो आप बैक बोरो स्टील, आप लिवरेज करके भी आप पैसा कमा सकते हो, कमाने वाले कमाते हैं, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूं कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन करेज इज मोर इंपॉर्टेंट टू मेक बिग मनी इन स्टॉक मार्केट। सो करेज कैसे बिल्ड करें? नहीं, करेज देखिए, जो मेरे को समझ में आता है कि करेज एक तो शायद गॉड गिवन होता है, जो मेरे ऐसे, जैसे मैंने आपको बोला कि जब मैं कुछ समझता नहीं था
उस मेरे दादा को बोलता था 5 लाख लिया, हाँ मेरा दादा बोलता मेरे को नहीं बेचना, हमने 10 लाख लिया, ऐसे हाँ। ऐसे गद्दा पीटता था उसको, हम्म। ऐसे बोलता था उनको। तो शायद उस समय तो मुझको समझता नहीं था, मेरे दिमाग में कोई स्टोरी नहीं थी, तो वो संयोग से वो शायद ईश्वर का कुछ देन होगी कि वो करेज दिया था। लेकिन करेज भी आपकी दुधारी तलवार है, 2 तरह की तलवार है, वो आपकी रक्षा भी कर सकती है और आपको गला भी काट सकती है। तो उसके लिए तकदीर भी जरूरी है, उसके लिए किस्मत, इसके लिए किस्मत जरूरी है कि आप अपॉर्चुनिटी आपको मिले, ये किस्मत से मिलती है, या अपॉर्चुनिटी को आप यूटिलाइज करो, ये किस्मत से होता है। अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है लेकिन आपको सही यूटिलाइज करो, वो किस्मत से मिलता है। मेरी जिंदगी में 20-25 साल लग गए उस चीज को शायद थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग करने के अंदर में, एक किस्मत की बात है। तो ये है सर। अपार्ट फ्रॉम करेज आपने एक और चीज़ पे काफ़ी स्ट्रेस दिया एक इंटरव्यू में कि पेशेंस आज की डेट में यही एक चीज़ है जो कि एज बनेगी आपकी एज एन इन्वेस्टर। अब आपके अनुभव के बाद समझ में आता है कि पेशेंस डेवलप हो सकता है, बट एक नया इन्वेस्टर जो आज की डेट में एंटर कर रहा है और उसने 1 साल के अंदर 6 महीने के अंदर पैसे को 3 गुना 4 गुना होते हुए देखा है, वो किस तरीके से पेशेंस को एक अपना एबिलिटी में डाल सकता है या ऐड कर सकता है? देखो, पेशेंस का स्टोरी आप ऐसा समझो, सपोज आप यहाँ से बॉम्बे जा रहे हो प्लेन से, अभी मैं कलकत्ता में बैठा हूँ, ठीक है, आप यहाँ से बॉम्बे जा रहे हो प्लेन से, तो समझो 2.5 घंटे का रास्ता है। आपने देखा होगा 1 घंटे बाद आपको लगने लग जाता है कि बहुत टाइम हो गया, जल्दी से बॉम्बे आए। आप खिड़की से नीचे देखोगे, ये करोगे वो करोगे, आप कॉफ़ी मंगाओगे या मंगाओगे, आपको इम्पेशेंट हो जाते हो। आप सोचो अगर आपको 9 घंटा के लिए, 8.5 घंटा के लिए लंदन जाना हो, तो आपका वो जो इम्पेशेंस है वो 6 घंटे बाद चालू होएगा। सही बोल रहे हैं। वो प्लेन में बैठते चालू नहीं होगा। 6 घंटा बीत जाएगी तब आप बोलोगे अरे 6 घंटा हो गया, अभी 1 घंटा हो रहा है, बस पहुंचने वाले। अगर आपको 14 घंटा कनाडा जाना हो फॉर एग्जांपल, तो आपका जो इम्पेशेंस जो है वो शायद 12 घंटे बाद चालू होएगा आपका। करेक्ट? तो ये हमको क्या बताता है? ये हमको ये बताता है कि तुम्हारा जो डेस्टिनेशन है उस पर डिपेंड करता है कि आप कैसे इम्पेशेंट हो रहे हो। अगर आप 2000 रुपये में खुश हो रहे हो, अगर आप, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं बोलते बोलते कि समझो आप 2 लाख रुपए में खुश हो रहे हो या आप 2 करोड़ रुपए में खुश हो रहे हो, आपका खुश होना आपका लिमिटेशन है। वो बताता है कि आपको कितना लंबा आपको जाने का है। अगर आप 20 रन बना के खुश हो गए, आप सेंचुरी तो नहीं बना सकते हो, या 1 सेंचुरी बना के खुश हो गए समझो, तब डबल सेंचुरी तो नहीं बना सकते हो। खुश होना भी अलग अलग बात है, ऐसा नहीं कि इसका आप चीयर्स नहीं करो अपने आप के लिए, सेटिस्फैक्शन मतलब। तो अगर आप तो आपकी बात का जवाब ये है कि समझो जो नए इन्वेस्टर आ रहे हैं उनको अपना पहले डेस्टिनेशन चुनना है। और मैं जो बोल रहा हूँ खुश होना, उसका मतलब है ठहर जाना। मैं उसको खुश तो होना ही चाहिए लाइफ में, पैसा लगे तो भी साला खुश होना चाहिए आपको। आज नहीं होगा तो ठीक है, कल आएगा आपको। वो खुश होना अलग बात है, जो आध्यात्मिक खुशी बोलता हूँ वो अलग बात है। मेरा मतलब ठहर जाना कि हो गया, अभी डर जाओ। अभी डरोगे तो 500 रन कैसे बनाओगे यार? अगर जो डरेगा तो 6 बॉल पर छक्का कैसे मारेगा यार वो? बिल्कुल सर, आपके जो कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स में थे उसके अंदर में आपने बहुत, हमारे कॉन्सेप्ट बोलते ड्रॉ डाउन, मतलब काफ़ी लॉस उसमें देखा, फिर भी आप उसको होल्ड करके बैठे रहे क्योंकि आपको कन्विक्शन था उस बिजनेस में, उस कंपनी में। ये ऑब्वियसली अब मुझे आपके बारे में और पता लग रहा है क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो पता लग रहा है कि आप अलग ही माइंड सेट के हैं। बचपन से ही है, वो अर्ली एज से ही आपके अंदर में वो एक करेज रहा है, तभी शायद आप होल्ड कर पाए। एक आम आदमी में उतना करेज नहीं होता है, उसका तो स्टॉक 20% गिर जाता है तो हड़गी मच जाती है कि अरे बेचो इसको, बेचो बेचो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सपोज आप लाख रुपया महीना कमाते हो जी, और मैं आपको इंटरव्यू के लिए मेरे यहाँ बुलाऊं और मैं आपको 1000 रुपया दूं, आपको बहुत खुशी होगी क्या? नहीं होगी ना, क्योंकि आप लाख रुपया कमा रहे हो। मैं 10 लाख रुपया दूं तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। मैं 1000 रुपया दूंगा, नहीं सर घर की बात है, रहने दो, कोई बात नहीं है। एक एग्जांपल देना चाह रहा हूं। तो ये डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पे कि आप कितना बड़ा सोचते हो। सारा खेला उसी का है शेयर बाजार के अंदर में। मेरा एग्जांपल है दोस्त कि शेयर बाजार जो है वो समुद्र के जैसे है। कुछ लोग वहां जाके खाली पैर भिगोने के लिए, तफरी करने के लिए, वो सब वो क्या उठाते हैं ना, शीप क्या बोलते हैं वो, जो वो कलेक्ट करने के लिए चले जाते हैं, थोड़ा सा पैर भिगो लिया, नहा लिया, समंदर में आ गए। कुछ लोग मछली पकड़ने के लिए जाते हैं तो बड़ी नौका लेके जाते हैं, फिशरमैन जो जाते हैं, फिर वो लाखों का धंधा करते हैं। कुछ लोग मिनरल इकट्ठा करने के लिए जाते हैं तो बड़े स्टीमर और बड़े ऑयल रिग्स वगैरह डालते हैं और वहां से वो मिनरल्स इकट्ठा करते हैं। समंदर वही है, आप उससे क्या चुनते हो ये आपके करेज पे,
और आपकी अपनी जीवन शैली पे या आपके आपके तरीकों पे निर्भर है। आप उसके और जितना अंदर जाओगे उतनी आप वो उतनी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना ही हाई है। तो मेरे बोलने से आप नहीं कर पाओगे, किसी के बोलने से मैं नहीं कर पाऊंगा। वो आपके अंदर में वो चीज होना चाहिए कि हाँ मैं मरने के लिए तैयार हूं, मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। इसमें एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी है कि मैं मरूंगा नहीं, मैं डूबूंगा तो मेरे पास में नेट है, या डूबूंगा तो मेरे को ये बचाएगा वो बचाएगा। एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। पहले जो शुरू किया तो अपने पास में मार्जिन ऑफ सेफ्टी कुछ नहीं था, उस समय की बात अलग है। अभी एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो है कि सपोज जैसे ये शेयर्स है, अगर मैं ये ले लिया, अगर ये डूब भी गया जैसे आपने बताया जी, वो डूबने से मेरे एक दिमाग में खाली एक ही रहता है कि मेरी लाइफस्टाइल चेंज होगी क्या। लाइफस्टाइल मेरी चेंज नहीं होने वाली है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर वो रिस्क मैं नहीं लूंगा तो कौन लेगा, फिर मैं बड़ा आदमी कैसे बनूंगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप अपने एक लेवल पे आने के बाद अपने घर को सुरक्षित करो। आपके पेरेंट्स हो या आपके जो भी घर में हो, बीवी हो, बच्चे हो, जो लाइफ, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है दोस्त कि इसमें अपने लाइफस्टाइल को कभी अनाप शनाप बढ़ाना नहीं चाहिए। मैंने ये चीज सीख लिया शेयर बाजार के पैसे से। अगर आपको लंबा जाना है शेयर बाजार में, बड़ा वेल्थ क्रिएट करना है, तो शेयर बाजार के पैसे से अपने लाइफस्टाइल नहीं चेंज करना चाहिए। क्योंकि मैं तो बड़ा गेम खेल रहा हूं ना। मैं तो जब मैंने जो शेयर्स लिए, जो 2004-05 पे लिए, 2008-09 तक 4-5-6 गुना हुए, 2007 तक 8 की मंदी में वापस वहीं आ गए जहां मैंने लिए थे। मेरा सारा वेल्थ वापस उधर ही आ गया। लेकिन मेरे खर्चे इतने कम थे, मेरा लिविंग स्टैंडर्ड इतना मीडियम था। आज भी वैसा ही है, ऑफ कोर्स थोड़ा सा बेटर है। आज मीडियम की परिभाषा थोड़ी बदल गई होगी। हाँ। अभी थोड़ा ब्रांडेड पहन के आया हूं मैं भी, तो वो एक अलग बात है। हाँ। लेकिन कॉन्सेप्ट वही है कि मेरा खर्चा इतना मिनिमम हो कि मेरी लाइफस्टाइल चेंज रही हो, तब आप रिस्क ले सकते हो ना। माने आप 6 बॉल में 6 छक्के कब मारोगे? आप आते ही 6 बॉल में 6 छक्के नहीं मारोगे। जब आपको लगेगा कि आगे 4 बैट्समैन खेलने के लिए रेडी हैं और 50 रन भी बना चुके हैं और मेरे को 100 रन बनाने या 15 ओवर बाकी है, माने एक कैलकुलेशन आपके दिमाग में रहता है, तब आप 6 बॉल में 6 छक्के मारोगे। तो इससे मुझे एक बात जस्ट ऐसी आई कि ट्विटर पे मैं भी बहुत एक्टिव हूँ, आप भी हैं, तो आपने देखा होगा कि लास्ट 1-2-3 साल के अंदर, 2 साल में पर्टिकुलरली, लोगों ने बहुत पैसा बनाया ट्रेडिंग करके, यंग। और जैसे ही एक साइज का ट्रेडिंग करके पैसा बन जाता है लोगों का, मर्सिडीज, BMW की फोटो के साथ में कि माय फर्स्ट कार। तो आपने जो कहा ना कि अपने खर्चों को, तो 2 साल का कमाई से ही आपने एक हाथी पाल लिया। मेरे लिए तो मर्सिडीज, लाइक हमको तो काफ़ी साल लग गए उस जोन में पहुंचने में कि हम मर्सिडीज लेने की सोच सकते थे। आज तो 2 साल 3 साल में लोग मर्सिडीज खरीद लेते हैं। तो आपकी इस बात से मैं रेजोनेट कर रहा हूँ कि ये एजुकेशन की कमी है मेरे ख्याल से। ठीक है, जो लिया उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छी बात है। देखो, आदमी को सीखने का एक टाइम होता है। कभी आप क्या करते हो, जब तक खुद पे नहीं गुजरती है तब तक आप नहीं सीखते हो। कभी आप किसी को देखकर सीख जाते हो, कभी आप पढ़ के सीख जाते हो जी। फिर कभी कभी आप खुद भी आपके अंदर में भी विचार आते रहते हैं बराबर। तो सीखने का एक दौर होता है। एडवर्सिटी में आदमी ज्यादा सीखता है। तो मेरा बोलना भी है कि मार्केट, और एक बात है शेयर बाजार के अंदर में, जब तक एक पूरा साइकिल शेयर बाजार आपने देखा नहीं है, मेरा ऐसा अनुभव है कि जब तक आपने 2 साइकिल नहीं देखे हो शेयर बाजार में, बुल और बेयर के, पूरा साइकिल आपने जब तक नहीं देखा हो, तब तक आप फ्रेजाइल हो। आप किसी दिन में यहाँ पर गोदा खा सकते हो शेयर बाजार के अंदर में। तो जो 1 साल के अंदर में एक बुल साइकिल में समझो घुसे और पैसा कमाया, अभी तो अंधे भी पैसा, अभी तो सभी आदमी पैसा कमा रहे हैं, इन द सेंस अभी तो ब्लाइंड मार्केट है। अच्छी बात है, लेकिन ठीक है। तो वो जब तक पूरा साइकिल नहीं, क्योंकि पैसा कमाना यहाँ पर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। तेजी में तो सभी शाणे हैं। मेरा गाना भी है ना, तेजी में है सभी जीनियस, सभी समझते खुद को हीरो, मंदी की आंधी में गिरते और बिगड़ते फिर से जीरो, ऐसा कुछ मेरा गाना है। तो वो यही बताता है कि तेजी में जो पैसा कमाया ना, वो बाजार आपको पैसा कमा रहा है, पैसा दे रहा है आपको। वो आपका अपना पैसा नहीं है, वो मार्केट का पैसा है। वो मार्केट ठीक लेके जाएगा जब तक वो साइकिल पूरा नहीं होता है। तो पहले साइकिल में आप गलती से सीखते हो कि आया और गया। दूसरे साइकिल में आप बोलते हो कि आया, बचाया और गया। दूसरे साइकिल में ये चीज होती है। तो वो दौर जब तक आप नहीं जाओगे ना, तरीका होता है ना, आप सीधा तो जाकर IPL नहीं खेल सकते ना। पहले गली क्रिकेट खेला होगा, फिर रणजी ट्रॉफी खेला होगा, फिर स्टेट के लिए खेला होगा, फिर जाकर आप इंडिया के लिए खेलते हो ना। ये जीवन है ये। तो जब तक आप वो साइकिल नहीं देखते हो तब तक आप फ्रेजाइल हो। तो वही चीज उनमें है। और ये मर्सिडीज वगैरह ये सब तो क्या है दोस्त, एक जगह मैंने पढ़ा था, आइदर यू कैन लिव ए लेविश यंग एज और यू कैन लिव ए लेविश ओल्ड एज। डिपेंड करता है। आज आप, कुछ लोग ऐसे भी धारणा में जीते हैं, लिव्स फॉर टुडे,
टुमारो नेवर कम्स, कुछ इसलिए भी जीते हैं, लेकिन बाद में तकलीफ हो सकती है, भगवान करे ना हो, लेकिन ये जीवन चक्र है इसके अंदर में। तो इस बोलकर ये ऐसे भी डेप्रिसिएटिंग एसेट्स है ये सब, जो आप गाड़ियों की जो बातें कर रहे हो, ये डेप्रिसिएटिंग एसेट्स है। तो आजकल का मिलेनियल का चर्चा की भाड़े का ये हो, भाड़े का वो हो। अरे भाड़े का घर हो, भाड़े का घर हो तो आपकी गाड़ी का तो 3 साल में आपको खत्म हो गया, आपको ईएमआई देकर चुका दिया आपका, और वैल्यू उसकी हो गई आधी। 4 दिन दोस्तों को मालूम पड़ेगा कि हाँ मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास में आउडी है, उसके बाद में क्या है, ठन गोपाल। सबके साथ ऐसा नहीं होता है, मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मतलब ये बैलेंस आपको लाइफ में कि आपके लिए इंपॉर्टेंस क्या है। समझ सर एक चीज़ है, जैसे कि आपकी स्माइल फिलॉसफी के बारे में आपने काफ़ी बार बात की है, कोर में वही है कि स्मॉल इन साइज एंड मैनेजमेंट के एस्पिरेशंस काफ़ी बड़े रहते हैं उससे, जो उनका साइज़ अभी करेंटली है। इसी के थ्योरी पे आपका सेरा का इन्वेस्टमेंट था, अतुल ऑटो का इन्वेस्टमेंट था, जिसके बारे में आपने काफ़ी बात की है कि उनका उस समय साइज़ क्या था, मार्केट कितना बड़ा था। सेम थ्योरी में आपने थोड़ी सी एक चीज़ और भी बोली थी कि कम से कम 15-20 साल की हिस्ट्री होनी चाहिए कंपनी की, जो उसने भी 2 साइकिल देखे हों कि फॉल में वो कैसा किया, मतलब वो ग्रो किया होना चाहिए उस साइकिल में। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं इस थ्योरी को अप्लाई करता हूँ और मैं इन चीज़ों को फॉलो करता हूँ, कुछ 5 या 6 या 10 कंपनी मान के चलिए मेरे पास निकल के आती है, तो अगर मैं 2 या 3 लेना चाहता हूँ उन 5 या 10 कंपनीज में से, तो वो फाइनल डिसीजन मेकिंग फैक्टर आप कैसे चूज करते हैं कि वाई ओनली सेरा अमंगस्ट द 3 या 4 जो ऑप्शन हो सकते हैं? अगर मैं आपकी बात को ये समझूं कि सपोज आप ये बोलना चाह रहे हो कि मेरे पास 4 एप्पल है सेम कैटेगरी की और सेम की, तो मैं उसमें से एक एप्पल कैसे चुनूंगा? तो आई गो बाय देन माय गट फीलिंग्स। ओह, अगर ऐसा हो तो मैं फिर मेरे गट से जाऊंगा कि मेरे को चाहे वो नाम ही सुनने में अच्छा लग रहा हो, अच्छा, चाहे वो नाम ही सुनने में अच्छा लग रहा हो, क्योंकि अगर मेरे पास चुनाव में सारे पैरामीटर सेम है, एक तो मेरे को चुनाव करना है ना, तो कुछ तो एक पैरामीटर चेंज होगा ना, आपके दिमाग में कुछ इमेज ही होगी या कुछ तो होगा आपको, तो मैं उस पर मैं मेरे गट फीलिंग से, ऐसे भी मैं मेरे गट फीलिंग से ही जाता हूं ज्यादातर। कि सर कोई भी कंपनी हम एनालाइज करते हैं ना, तो 6-7 ब्रॉडर पैरामीटर्स में इवेल्युएट करते हैं, तो देखा गया कि कुछ पैरामीटर में ये कंपनी अच्छी है, कुछ पैरामीटर में वो कंपनी खराब है। तो फाइनली अगर वेटेड देखते हैं, एक रैंकिंग बनाते हैं, तो देखते हैं कि दोनों का रैंकिंग बराबर है। बट हो सकता है इसका मैनेजमेंट से मिल के मन खुश हो गया, उसका मैनेजमेंट लगा कि रिजिड है, ये शायद बात नहीं सुनता है, तो ये प्रोसेस के दौरान एक गट डेवलप हो जाती है। मेरे तो होती है, मेरे को जो मैनेजमेंट, और फिर सिंपल फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, जैसे जो सपोज इवन टीवी पे आता है, सारा मैनेजमेंट तो मैं मिलता भी नहीं हूँ, मैं तो मैनेजमेंट से मिलकर पैसा खोया हूँ, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, उनको खुद को नहीं मालूम है उन लोगों को। और एनीवे, तो मेरे को जो मैनेजमेंट का चेहरा अच्छा लगता है, सपोज कोई सीईओ आया है, हाँ, मेरे को ऐसे लगता है कि आई एम ए रीजनेबली गुड ऑब्जर्वेंट, जिसको बोलते हैं, ऐसा मेरे को लगता है कि रीजनेबली गुड ऑब्जर्व, मैं आपकी बॉडी लैंग्वेज को ठीक से समझता हूँ कि आप क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, कितना झूठ बोल रहे हो, कितनी बातों में आप में सच्चाई है, ये शायद मैं थोड़ा बहुत ठीक ठाक समझता हूँ मोटा मोटी। मैं मेरा वही फॉर्मूला लगाता हूँ कि मैनेजर जो बोल रहा है, इसकी बॉडी लैंग्वेज से क्या लग रहा है कि क्या ब्लफ मार रहा है, या ये शेयर होल्डर को स्टोरी बेचना चाह रहा है, या ये जो बोल रहा है इसको खुद का विश्वास नहीं है, खाली रेटिंग या मार्केट कैप के लिए बोल रहा है। ये थोड़ा बहुत एक आइडिया लगाता हूं मैं, मेरी आत्मा से ऐसे निकलता है कि नहीं, आई कैन गो विद दिस, आई गो विथ हिम। ये तेजस में मैंने लगाया, मैं आपको बता, मेरा ये फॉर्मूला फिट हुआ। मैं इसके सीईओ से जब मिला, मेरे मन में एक अच्छी फीलिंग आई, 1-2 कॉन्फ्रेंस में इससे मिला था मैं, उसके बाद तो शेयर डूबा एक्चुअली। आप पूछो, देखो इसके भी ये भी फिक्स फॉर्मूला नहीं है। मैं उससे पहली बार मिला 400 रुपये के भाव में, 400 रुपये वाला शेयर 40 रुपये हो गया था, ध्यान रखना। अरे वाह, तो ये नहीं है कि यहाँ पर 2 और 2 4 ही होते हैं, या 2 और 2 0 भी होते हैं, 2 और 2 22 भी होते हैं। शेयर बाजार इसी जगह है यहाँ पे, आप ये समझो बात। तो 400 का 40 तक, 400 रुपया का शेयर 40 रुपया हो गया, और आप होल्ड कर रहे हैं। मेरे पास उसमें बहुत लिमिटेड क्वांटिटी थी। अच्छा, वो एक इनिशियल क्वांटिटी मैंने ली, अच्छा, फिर वो गिरने लग गया तो मैं छोड़ दिया, राइट। तो वो 40 रुपया हो गया, फिर वो 40 रुपया आकर उस आदमी की टीवी पे आकर उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज नहीं हुई। उसका जो बोलने का तरीका था, या उसका जो भी, खैर ये कोई एग्जांपल टीवी पर मेरे ख्याल से इंटरव्यू में बोलने का नहीं, लोगों की ये फिक्स फॉर्मूला नहीं है। हाँ, ये मेरा अपना एक फॉर्मूला है। तो अल्टीमेटली मैं लोगों को ऑब्जर्वेंट करता हूँ। बात ये, कोई भी मैनेजमेंट आता है तो मैं, और ऐसे कई शेयर हम लोग, मैं ऐसे इन्वेस्ट किया हूँ
जो खाली उसका इंटरव्यू देखकर मेरे को लगा कि ये जेन्युइन बोल रहा है और ये शेयर्स लेना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताता हूं, अभी टिस्को का वो CFO आया था टीवी पे 6 महीना पहले। हाँ। चैटर्जी ना, क्या नाम है उनका, कौशिक चैटर्जी ऐसे कुछ हाँ, नाम है हाँ। शायद उनका, जैसे वो आए थे। तो बोलकर मेरे को मन में फीलिंग आया कि ये बोलना चाह रहा है कि मैं शेयर फटने के लिए तैयार है, मैंने इंडस्ट्री 10 साल का इसके अंदर में इसका फ्यूचर ब्राइट है। आप समझे, एक एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि मैं उसको सुन रहा हूं कई सालों से, तो मेरे को मालूम पड़ता है कि लास्ट टाइम ये क्या, किस बॉडी लैंग्वेज में बात। तो मेरे ख्याल से मैं इस बात पे ज्यादा ध्यान दूंगा। अब एप्पल में जो बोले ना जी, उसमें भी मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा कि अगर मेरे को मैनेजमेंट का इंटरव्यू देख रहा हूं तो मैं इस पे लगाऊंगा कि तो मैं शायद वो शेयर मेरे को अच्छा है। मेरा कनेक्शन होना चाहिए, मेरे को ऐसे लगता है मेरा अंदर से भी उस आदमी के साथ कनेक्शन, पर्सनल कनेक्शन नहीं, टीवी पे भी। सर आपने दोनों लाइफ जी है, एक एंटरप्रेन्योर की और एक इन्वेस्टर की। आपके हिसाब से दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? नहीं, एंटरप्रेन्योर की तो मैंने कोई लाइफ नहीं जी है, मैंने थ्रू सर लाइक इसके थ्रू अरे, फ्रॉम वो सब- फ्रॉम एन एंगल, दोनों में हाँ। डिफरेंस क्या होगा सर? वो सब दुख एज अ प्रमोटर एंड एज एन इन्वेस्टर सर, मेरे को क्या लगता difference? है, मेरे को क्या लगता है भाई, इन्वेस्टिंग जो है ना वो ब्लेस्ड बिजनेस है। ये मैं कई बार बोल चुका हूँ कि इन्वेस्टिंग से बड़ा सीक्रेट बिजनेस नहीं है दुनिया के अंदर में। आप CA नहीं हो, MBA नहीं हो, आप कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हो, आप किसी कंपनी में शेयर्स लेते हो, आप उस कंपनी के को पार्टनर बनते हो, को शेयर होल्डर बनते हो। और मुकेश भाई अंबानी आपको बोलते हैं डियर शेयर होल्डर, विथ योर परमिशन आई एम रेजिंग माई सैलरी। ये ब्लेसिंग है कि नहीं आपको? वो सैलरी ले न ले, आपको डिविडेंड, उनकी सैलरी कम बेसी होती है, आपको डिविडेंड मिलता है। आपको ब्लेसिंग है कि नहीं आपकी? शॉप फ्लोर पे आप काम नहीं कर रहे हो, न आपको यूनियन से लड़ने का है, न आपको किसी को खुश करने का है, आप अपने एयर कंडीशन में बैठ कर अपने शेयर ले लिए, आपको शेयर होल्डर बन गए। ये ब्लेस्ड बिजनेस है यार, इससे बढ़िया कोई बिजनेस नहीं है। लेकिन ये 24 घंटे का बिजनेस है, 24/7/365 वाला बिजनेस है ये। फिर आपको इसी में घुस के जाना है, ये जीना या मरना या इसके सिवा जाना है, ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप, उसी में आपको पूरा इन्वॉल्व, तन मन इसी में इन्वॉल्व होना पड़ता है। इससे बढ़िया कोई बिजनेस नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से एक बार कोई भी इन्वेस्टर जब एक बार इन्वेस्टमेंट में के बाद में शायद उसके मन में जरूर ये तमन्ना रहती होगी, अब वो एंटरप्रेन्योर बने, अभी तक दूसरे के शेयर्स लिया था, वो अपने शेयर्स लोगों को दे जी, ये जरूर एक तमन्ना अंदर रहती होगी। तो वो ठीक है, लेट्स सी। अभी तो आप स्टार्टअप इन्वेस्टिंग भी चालू कर हाँ। चुके हैं, तो ऑब्वियसली वो एक जर्नी हाँ चालू हो गई है, क्योंकि जब आप स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक्चुअली में इन्वॉल्व तो हो ही जाते हैं। हाँ, वो इन्वॉल्व तो होते ही हैं, आपको हैंड होल्डिंग थोड़ा बहुत करना पड़ता है। जी, तो जी। सर चार्ली मंगर ने एक चीज़ बोली है कि टेल मी व्हेन आई एम गोइंग टू डाई सो आई विल नॉट गो देयर। तो अगर मेरे को कोई बता दे कि मैं कहीं, मतलब कोई जगह गलत है, तो मैं वहाँ नहीं जाऊँ। आपके इस एक्सपीरियंस से आपको लगता है कि कुछ एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होना चाहिए नए इन्वेस्टर्स के लिए कि इन टाइप की कंपनीज में नहीं जाना चाहिए या इस टाइप के सेक्टर्स को अवॉइड करना चाहिए? मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट है, मेरा कोट भी है। मैं जितने भी बातें कर रहा हूँ ना, मेरे को लग रहा है वो सारे, मैंने जितना भी 30-40 मेरे कोट है उनमें मैंने उनको पिरोया, ऐसा मेरे को लगता है। मेरा एक कोट भी है कि अगर वो मैनेजमेंट ही अगर बिलियनर नहीं बनेगा तो मिलियनर कैसे बनोगे? क्योंकि हम तो उसका एक अंश खरीद रहे हैं ना, उस कंपनी का एक अंश। तो वो पहले 500 करोड़ से 50,000 करोड़ पहुंचेगा, तब मैं 5 करोड़ से 50 करोड़ पहुंचूंगा फॉर एग्जाम्पल। तो वो जब तक मैनेजमेंट में वो कैपेबिलिटी नहीं है, ऑनेस्ट, हंग्री एंड स्मार्ट, जो मेरा कोट है, तो मैनेजमेंट की क्वालिटी अगर नहीं हो, ऑनेस्ट नहीं होगा, तो खुद के लिए पैसा कमाएगा। तभी मैंने बोला 6,000 में से 5,000 कंपनियां जो भंगार कैप है, वो इसीलिए कि वो खाली एक तेजी के माहौल में आते हैं और बाद में खत्म हो जाते हैं। तो इन्वेस्टर को सबसे अपना दायरा कम करना पड़ेगा। आप जो इतनी सारी चीज़ों को देख रहे हो, मैं फालतू न्यूज़ सुनना ही नहीं चाहता हूँ। जिस कंपनी में मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, स्टडी के लिए जरूर मैं उसका हेडलाइन सुन लेता हूँ, ये समझना, लेकिन मैं उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहता हूँ। ठीक, अभी मेरे को 4-5 दिन पहले किसी ने एक प्रपोजल भेजा, कोई LED बनाने वाली कंपनी, कि सर ये ऐसा करना, मतलब मेरे को इंटरेस्ट है, मेरे को पढ़ना भी नहीं है, क्यों पढ़ रहा हूँ तो मेरे दिमाग में मेरी मेमोरी यूज़ कर रहा हूँ, मैं मेरे फोकस यूज़ कर रहा हूँ, एनर्जी यूज़ कर रहा हूँ। मैं, मेरे को जिस रास्ते जाना नहीं उसका नाम भी नहीं पूछना, मेरा दादा ने समझाया था मेरे को, तो मेरे को जाना ही नहीं उस रास्ते के अंदर। तो मैं, जितना कम न्यूज़ आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा जो पढ़ रहे हो उस पर ज़्यादा फोकस करोगे, तो वो दायरा आपको कम करना पड़ेगा। लेकिन इनिशियल जब देखो नए नए लोग आते हैं ना, तो उनको इतना ज्ञान भी नहीं होता है, उनका नॉलेज भी नहीं होता है, उनको इतने गार्जियनशिप भी, उनको इतनी कोई उनके पास में हैंड होल्डिंग में नहीं होती, तो वो सब इसी तरह काम करते हैं। लेकिन जो टिका रहता है, जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ टिका रहे, हम खेलते रहें, खाली
क्रीज पर खड़े रहे, चाहे रन ना बनाए, तो भी आप सीखते हो, आप ये खेला सीखने का दोस्त, अनुभव का खेला यहाँ पे। अगर पैसा, एक मेरा कोट है, इफ मनी इज द ओनली स्किल यू हैव इन स्टॉक मार्केट, वेरी सून यू विल गो ब्रोक। अगर पैसे के जोर पे आप शेयर बाजार को जीतना चाहोगे कि मैं यहाँ पैसा कमा लूंगा, आप दिवालिया होने वाले हो। यहाँ अनुभव का ही खेला है, मैंने तो देखा। वो अनुभव आप अपने पास से लो, अपनी हार जीत से लो, या दूसरे की हार जीत से लो। तो दूसरे की हार जीत से लोगे तो आप जल्दी सीखोगे, अपनी हार जीत से लोगे तो एक लाइफ कम हो जाएगी, हमको जिंदगी लग जाएगी हमको वो रन बनाने में। तो बेटर है दूसरों की गलतियों से हम जल्दी जल्दी सीखें। वो जल्दी जल्दी का मतलब क्या, जब 24 घंटा वो आपका उसी के साथ में रहोगे तभी आपको वो होएगा ना। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, तभी होएगा ना। तो ऐसा कोई एक्सेप्शन सेक्टर या स्टॉक वैसे लिस्ट नहीं है, आपको किसी भी सेक्टर में आपको दिखेगा कि नया अपॉर्चुनिटी आ सकता है, मैनेजमेंट हंग्री है, तो आप उसको इवैल्यूएट करेंगे? नहीं, किसी भी सेक्टर में मेरा एक कोट है। हाँ। कि मैं भूल रहा हूँ, कोट ऐसा है कि बाय स्टे इन ए सनराइज सेक्टर एट एनी कॉस्ट, स्टे आउट ऑफ ए सनसेट सेक्टर एट एनी कॉस्ट। अच्छा, तो वो कोट अपने आप को सारी बातें डिफाइन करता है। करेक्ट। कि मैं हमेशा ये चेष्टा करता हूं सीखने का कि मैं नए सेक्टर में रहूं, मैं पुराने सेक्टर में नहीं जाऊं। जैसे फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल एक जमाने में अच्छा किया 1980s में, उस समय टेक्सटाइल डार्लिंग था, बॉम्बे डाइंग, सेंचुरी वेंचुरी डार्लिंग थे। उनके बाद में आप देखो वो 20-30 साल कुछ कर ही नहीं पाए टेक्सटाइल के जो शेयर्स है। तो ऐसे ये सेक्टर चेंज होते रहता है, ये रोटेशन जो सेक्टर का होता है। तो मैं उनको ईयरली चेंज नहीं देखता हूं, मैं ट्रेंड वाइज चेंज देखने की चेष्टा करता हूं कि इसका स्ट्रक्चरल चेंज क्या, कि ये सेक्टर 20 साल तक ग्रो, या 10-20 साल का फिगर नहीं है, लेकिन 10 साल तक ग्रो करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन उसमें अगर वो क्लैरिटी नहीं है तो मैं उसको अवॉइड करूंगा, क्योंकि मेरे पास तो पैसे लिमिटेड है, हर आदमी के पास पैसे लिमिटेड है। आपके पास में 50,000 करोड़ रुपया है, तब भी वो लिमिटेड ही है, वो आपके पास में अनलिमिटेड नहीं है, क्योंकि आपने उनको भी कहीं ना कहीं लगा ही रखा है ना। उसके बाद में आप जीरो टंडन गोपाल हो। अब नई आइडिया खोजोगे तो कुछ ना कुछ शेयर बेचना पड़ेगा। अपने बैंक में तो रुपए नहीं रखे होंगे ना, अगर बैंक में रुपए रखे तो फिर आप इन्वेस्टर नहीं हो। वो अलग बात है कि आपके पास में 5,500 करोड़ रुपए, समझो 50 लाख रुपया है, अगर 5 लाख रुपया बैंक में रख रखा है कभी वो एक दूसरा मैटर है। तो मतलब है कि अपॉर्चुनिटी हमेशा कम है, मैंने सॉरी अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, रुपया बहुत कम है। करेक्ट। और अपॉर्चुनिटी में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम। तो मैं हमेशा ऐसी इंडस्ट्री में ट्राई करता हूं जो प्रॉस्परस होने वाली है, आगे जिनका फ्यूचर है उसमें मैं डाइवर्सिफाई करूं या एक्सपैंड करूं। सर एक मैं लास्ट क्वेश्चन एक पूछ रहा हूँ कि जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है एग्जिट स्ट्रैटेजी, कि आपकी बातों से लग रहा है कि आप स्टॉक्स में जनरली एग्जिट करते ही नहीं हैं, लेकिन डेफिनेटली आप एग्जिट किए होंगे। तो या तो कुछ केस स्टडी आप बता सकते हैं कि भाई इस स्टॉक में आपने एग्जिट किया था और इस रीजन से एग्जिट किया था, बिकॉज आप भाव देख के तो एग्जिट नहीं करते। नहीं, भाव देख कर नहीं करता हूँ। अतुल ऑटो में भाव देख के किया था, और एग्जाम्पल मैंने दिया भी था कि अतुल ऑटो का पी रेशियो हो गया था 45 और बजाज ऑटो का पी रेशियो था 20-25 जब मैंने किया। तो वो बजाज ऑटो के 10% भी बड़ी कंपनी नहीं है। तो प्रिंसिपल के हिसाब से, सिद्धांतवश, छोटी कंपनी का बड़ी कंपनी से ज्यादा पी कंटिन्यूसली नहीं रह सकता है। जब तक उसमें ग्रोथ है तब तक वो रह सकता है, लेकिन वो हमेशा के लिए सस्टेन नहीं करेगा, राइट? क्योंकि स्केल, इकोनॉमी ऑफ स्केल इज इंपॉर्टेंट। तो मैंने जैसे अतुल ऑटो से मैंने किया था। अभी फॉर एग्जांपल मैंने जैसे एवरेस्ट इंडस्ट्रीज मैंने लिया था, मेरे पास में 6-7% कुछ शेयर्स था, फिर मैंने उससे निकल गया मैं। और वो इसके लिए मैंने निकला कि एक तो क्या था, इसके 3 डिवीजन थे, एस्बेस्टोस भी था इसके अंदर में, पी भी था, और एक और था बोर्ड एंड पैनल वगैरह। जो पीवी जो था, जो सेक्टर था, ये कंपनी में एक ड्रैग है। उसका टर्नओवर भी 1/3 आता था, प्रॉफिट मार्जिन 2-3% का रहता था उसके अंदर में। तो वो सेक्टर हमेशा इसमें, तो कभी एस्बेस्टस कमा रहा है, ये कमा रहा है, तो ये, और स्टील के भाव बढ़ गए तो वो बढ़ गए, गिर गए तो सीमेंट गिर गया, तो कुछ ना कुछ इसमें नाटक रहता था। तो वो अपने को ये समझ में आया कि ये थोड़ा सा डाइसी वाला फैक्टर है। और फिर उसमें जो एस्बेस्टस जो बनाते हैं वो लोग, उसका जो रॉ मटेरियल जो है वो इंपोर्ट होता है, वो इंडिया में नहीं बनता है। और जहाँ तक मेरा नॉलेज है, जो मैंने समझ में आया मेरे को, 2 ही कंट्री बनाती है, एक यूक्रेन और एक रशिया। 2 ही कंट्री से इंपोर्ट होता है वो। तो ये लोग पूरे, जो भी 3-4 लोग जो हैं इंडिया में, सारे उसी पर डिपेंडेंट है। तो 2 साल पहले किसी एक कंट्री ने उसको बैन कर दिया, और ऐसे भी एस्बेस्टस पूरी दुनिया में बैन है।
खाली इंडिया में और चाइना में चलता है, ठीक है। तो और क्योंकि यहाँ तो डिमांड है ऑफ कोर्स विलेजेस में, स्पेशल के बिना इंडिया में मैंने हाउसिंग के हिसाब से बहुत बड़ा योगदान है उसका। तो उसने जब बैन कर दिया तो दूसरी शायद यूक्रेन ने किया या रशिया ने किया, तो दूसरी कंट्री ने दाम भी बहुत बढ़ा दिया और शॉर्टेज हो गई। मैं वहाँ हिल गया। उस दिन मेरे को थोड़ा सा ट्रेलर लगा कि ये तो जब इसी 2 कंट्री पर निर्भर कर रहा है और किसी दिन वर्ल्ड ने, WHO ने या कोई भी एजेंसी ने अगर उसको किया तो ये तो काम ही खत्म हो जाएगा। मिल्किंग काउ यही है, एस्बेस्टोस ही है, उसी के अंदर में मार्जिन है, बाकी सब तो ऐसे ही है। तो उस दिन मैं डर गया, मेरे को लगा कि शायद कहीं वो ESG के अंदर में अगर ये नहीं है, सिगरेट के जैसे अगर नहीं आता हो, कहीं कुछ हो गया तो ये हो जाएगा। तो मैं वेट किया कि मार्केट, तब तक वो 2020 में मार्केट डूब चुका था, तो मैं वेट किया कि थोड़ा सा रिकवरी चालू हो गई। जब रिकवर हुआ तो मैं उसमें से निकल गया। तो ये एक एग्जाम्पल है जो लेटेस्ट है। समझ गया। तो जहाँ अंडरलाइन थीम और स्ट्रक्चर ऑफ द थीम में कोई चेंज हो या आप में क्लैरिटी नहीं हो, या समझो कहीं गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, या कहीं कोई उसके प्रति कुछ हो कि जहाँ क्लैरिटी नहीं हो, सिंपल आपको सेटिस्फैक्शन मालूम नहीं क्या होएगा क्या। एक तरफ तो वो स्टील का उसके अंदर में ड्रैग था, 1/3 उधर से आ गया, उसके रॉ मटेरियल में फिर वो हो गया। अभी वो दोनों कंट्री से चालू हो गया, लेकिन मैं निकल गया। मेरे को ऐसा शेयर लेकर सोने का, जैसा रात को मेरे को नींद है, जिसमें मेरे को सोचना ही नहीं पड़े, मेरे को सोच के जवाब देना पड़ता। आप बोलोगे ये शेयर तो मेरे को वहां पर जाना पड़ेगा माइंड को पहले, तो मेरे को सोचने की जरूरत नहीं है। पर्पस ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी ना। तो आप इतना चिंता करके जी के क्या करोगे लाइफ में। सही है सर। मन तो नहीं कर रहा बंद करने को, लेकिन मुझे पता है कि मुझे इतना ही समय मिल गया आपका, तो आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, एंड आई होप टू कीप ऑन लर्निंग फ्रॉम यू थ्रू मल्टीपल प्लेटफॉर्म। जहाँ जहाँ आप अपने विजडम शेयर करते हैं, आपको फॉलो तो मैं हर जगह कर रहा हूँ। गूगल को भी बोल रखा है गूगल अलर्ट में कि कुछ भी हो तो मेरे को बता देना। सो आई होप एवरी वन ऑफ अस कीप लर्निंग फ्रॉम यू। थैंक यू सर। लर्निंग इज वी लर्न फ्रॉम ईच अदर। थैंक यू सर। थैंक यू सो थैंक यू। मज़ा आया कि नहीं दोस्तों? मज़ा तो आया ही होगा, क्योंकि मज़ा उसी चीज़ में आती है जब आपको लगता है कि मेरा जो समय इसमें बीता है उसका वर्थ था। तो मेरा जो एक पल इनके साथ जो बैठा हूँ, मुझे तो बहुत ही यूज़फुल लगा। जैसे होती है ना कि एक एनर्जी बॉल है ये, और जो इनके आसपास आ जाता है वो उसमें से कुछ एनर्जी ले लेता है। तो मैंने वो एनर्जी ले ली और नॉलेज तो मिला ही है, और जीवन भी जीने का एक तरीका मैंने सीख लिया है। तो आपको भी अच्छा लगा होगा, तो आप लोग इसको फॉलो कीजिए, और ये जो इन्वेस्टिंग का जर्नी है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का, इस पे फोकस कीजिए और अपने आप को और वेल्थी बनाइए। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।